के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के चतुर्थ सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ पद्मश्री अनिल के गुप्ता जी, संस्थापक हनी बी नेटवर्क ज्ञान सृष्टि, व श्री प्रवीण भंडारी जी, प्रमोटर प्रमाण ग्रुप कोटा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। आप दोनों ने ही अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं स्वागत करती हूँ माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच.डी. चारण सर का व निदेशक अकादमिक डॉक्टर वायन सिंह सर का व सभी प्रतिभागियों का। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर को किया गया था। चर्चा के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय व विशेषज्ञों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को विकास की ओर ले जाना होगा। अन्य सत्रों में भी कृषि के विकास पर ध्यान देने पर बल दिया गया व ग्रामीण उद्यमिता विकास पर चर्चा की गई, जिसमें नाबार्ड से हमारे विशेषज्ञ अर्जुन रत्नू जी जुड़े व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री मार्केटिंग से डॉक्टर रमेश मित्तल हमारे साथ थे। साथ ही 2 महिला उद्यमी हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर दीपा माथुर व उमा रत्नू जी। ग्रामीण उद्यमिता विकास और देश के विकास पर चर्चा करते हुए हमने यह भी बात की कि नवाचार की कितनी अहम भूमिका है देश के विकास में और देश को आत्मनिर्भर बनाने में। नवाचार को सही दिशा तभी दी जा सकती है जब वह आम समाज की समस्याओं के समाधान हेतु जागृत हुए रचनात्मक विचार पर आधारित हो। अतः आत्मनिर्भर भारत मिशन के स्वप्न को साकार करने हेतु हमें आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर उद्यम, आत्मनिर्भर कृषि पर ध्यान केंद्रित कर नवाचार व रचनात्मकता द्वारा भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभारना होगा। आज हमारे साथ इसी विषय के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर फादर ऑफ ग्रासरूट इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है, प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रवीण भंडारी जी, जिनका अकादमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र व नवाचार क्षेत्र में अहम योगदान है। यह हमारा सौभाग्य है कि दोनों ही विद्वान हमारे विश्वविद्यालय के प्रकोष्ठ खोज, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देना है, उससे जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर खोज प्रकोष्ठ के संरक्षक हैं तथा प्रवीण भंडारी सर खोज प्रकोष्ठ के एडवाइजरी बॉडी के सदस्य हैं। आप दोनों ही हमारे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर हमसे जुड़ते रहे हैं। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर वायन सिंह सर से कि वह खोज प्रकोष्ठ की गतिविधियों व प्रगति पर प्रकाश डालें व साथ ही चयनित विद्यार्थियों के नवाचारों के पर भी प्रकाश डालें। धन्यवाद ममता मैडम। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं राजस्थान नियोक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के चौथे दिन मैं सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, जिनको CSIR भटनागर फेलो 2018 से 21, हनी बी नेटवर्क के संस्थापक, एकेडमिक प्रोफेसर IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे हैं। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय श्री प्रवीण भंडारी जी, फॉर्मर डीन एकेडमिक अफेयर्स, RTU कोटा। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर चारण साहब, विश्वविद्यालय के ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ की समन्वयक और आज के कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर ममता शर्मा पारिक, ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य श्रीमती नीलम स्वामी, श्री मदन सियाग जी, कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, विश्वविद्यालय एवं सभी संबद्ध और संगठक महाविद्यालयों के सभी निदेशक, प्राचार्य, अधिकारी, प्रोफेसर, प्रतिभागी और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय परिवार और राजस्थान नियोक्ता संघ की ओर से आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपने अति व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आपकी इस गरिमा में उपस्थिति के लिए समस्त विश्वविद्यालय परिवार हृदय से आभारी है।
महोदय, यह वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वां और श्री विनोबा जी का 125वां जयंती वर्ष है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का महामंत्र दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के भीषण संक्रमण के कारण उत्पन्न आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी 130 करोड़ देशवासियों का भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया है। इसी क्रम में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं राजस्थान नियोक्ता संघ ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संयुक्त रूप से एक प्रयास का शुभारंभ किया है और इसके अंतर्गत भारत सप्ताह नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। महोदय, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को देश के विख्यात एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट, विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध एवं प्रख्यात वक्ताओं से मिलवाकर उनके कार्य करने के प्रकारों, तरीकों, अनुभवों और विषय विशेषज्ञता इत्यादि के बारे में चर्चा करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयत्न करना है। आज इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्मानीय पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी और श्री प्रवीण भंडारी जी, जो कि अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज से हम सब भी, हमारे विद्यार्थी और हमारे सभी जुड़े हुए सभी शिक्षकों को आज लाभान्वित करेंगे, हमें उद्बोधन देंगे। महोदय, मैं आपके सामने जो विश्वविद्यालय ने अब तक आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में जो कार्य किया है, उस कार्य की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि हमें आपके आगे जो मार्गदर्शन है वो आप हमें कर सकें और हम उस दिशा में अपनी जो हमारा एक प्रयास है उसको आगे ले जा सकें। महोदय, आपके संरक्षण में विश्वविद्यालय में खोज और ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आज दिनांक तक इसकी कार्य समीक्षा इस प्रकार से है। आप द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रकोष्ठ की सलाहकार समिति बनाई गई, साथ ही एक कोर कमेटी का भी गठन किया गया। जून के प्रथम सप्ताह में लोकल इनोवेटर, स्थानीय समस्याओं, अनुपयोगी संसाधनों, पारंपरिक समाधान एवं अन्य संसाधनों के उपयोग हेतु प्रश्नात्मक विचार जैसे प्रमुख बिंदुओं पर आधारित असाइनमेंट विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दिए गए, जो कि अपने अपने घरों पर थे, जिसके प्रथम राउंड जून के प्रथम सप्ताह में पूरा किया गया। इसमें लगभग 500 से अधिक रेस्पॉन्स विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए एवं इसमें से हमारी टीम ने स्क्रीनिंग करके 27 विद्यार्थियों को आमंत्रित कर उनके 10 रचनात्मक विचारों का चयन किया है। इसके साथ ही अन्य शेष विचारों को संबंधित महाविद्यालय के फैकल्टी मेंटर्स को भेजकर उन्हें विद्यार्थियों को पुनः मार्गदर्शन करने हेतु भेजा गया है। इसी क्रम में एक द्वितीय राउंड द्वारा विद्यार्थियों से रचनात्मक विचार आमंत्रित किए गए, जिसका आयोजन अगस्त के प्रथम सप्ताह में आमंत्रित किए गए 250 से अधिक रेस्पॉन्स विद्यार्थियों से प्राप्त हुए, जिसमें कि 30 विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग राउंड हेतु आमंत्रित कर पीपीटी द्वारा उनके रेस्पॉन्स की समीक्षा करने हेतु कहा गया है। 15 अक्टूबर तक राउंड 2 के सभी प्रतिभागियों को चयनित कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट का विवरण व संपूर्ण अन्य विवरण ईमेल द्वारा आपकी संस्था हनी बी नेटवर्क से भी साझा किया गया है। महोदय, इस दौरान विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से कई वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें कई एक्सपर्ट्स और एमिनेंट स्पीकर्स ने हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं प्रकार हैं, विद्यार्थियों को नवाचार हेतु प्रेरित करने और विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। सभी प्रोजेक्ट्स को विश्वविद्यालय स्तर पर टेकपीडिया पर अपलोड करवाएंगे। विद्यार्थियों को विशेष रूप से
सरप्लस, बायोमास, वेस्ट मटेरियल, अनयूटिलाइज्ड मटेरियल इत्यादि क्षेत्र में कार्य करने के हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के ब्लॉग द्वारा नवाचार संबंधित लेख आमंत्रित किए जा रहे हैं और उनको ब्लॉग में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इस दौरान कोर कमेटी व एडवाइजरी कमेटी की नियमित बैठकें भी आयोजित की गई हैं, जिसमें सभी मेंबर्स द्वारा दिए गए सुझावों को भी लागू करने की योजना बनाई गई है। शीघ्र ही प्रकोष्ठ द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत सभी लघु, सूक्ष्म, मध्यम वर्गीय उद्योगों की समस्याएं आमंत्रित कर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा तकनीकी समाधान पर कार्य किया जाएगा, जिसमें कृषि आधारित उद्योग मुख्य रूप से जोड़े जाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी अनुबंध कर कृषि संबंधित समस्याओं के निवारण पर भी कार्य किया जाएगा। महोदय, जो फर्स्ट राउंड में जो हमारे विश्वविद्यालय और के विद्यार्थियों का जो रेस्पॉन्स मिला था, यानी कि उनके जो कुछ नवाचार, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके सेलेक्ट किए थे, उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर रख रहा हूं, जिससे कि हमें उस बारे में आपका मार्गदर्शन मिल सके। पहला जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ लोकल स्टोर्स है, यानी कि स्थानीय दुकानों का डिजिटलीकरण करने का जो हमारे विद्यार्थी हैं राजेश जांगिड़, जो कि जीडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। इससे सभी स्थानीय दुकानों और सामानों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और ग्राहक अपने आसपास की दुकानों की सूची खोज सकते हैं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। स्थानीय दुकानों और बेहतर ग्राहक संतुष्टि की दक्षता के साथ सुधार और उससे उच्च बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो आइडिया है वो हाइपर एडेप्टेड क्लोथिंग का है, यानी कि एक उच्च दबाव वाले अनुकूली वस्त्र का आइडिया इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के जो विद्यार्थी हिमांशु कत्री उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया कि इससे लोकलाइज्ड कूलिंग, हीटिंग और पोर्टेबिलिटी मिलती है। ये जो डेवलप किया है वो लार्ज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट और एनर्जी सेविंग है। इट कैन जनरेट इट्स ओन पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर and opens gates to many innovative inventions. It can used by our soldiers and astronauts. ये इसकी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। तीसरा जो आइडिया है वो डिवाइस टू डिटेक्ट ट्रैफिक रूल्स ब्रेकर्स, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि IR सेंसर मॉड्यूल पर काम करता है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का पता लगाने और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करने का काम करेगा। इससे ये बीके बिरला इंस्टीट्यूट अंशु मौर्य, जो कि 3rd ईयर बीटेक के स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये डिवाइस बनाया है और उन्होंने बताया है कि इससे कई सारी चीजों जैसे शरीर का तापमान मापा जा सकता है, थर्मल मोबाइल एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम में काम कर सकता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव ब्लाइंड एंगल डिटेक्शन, कई सारी जो चीजें हैं, कई सारी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। मेडिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट की तरह भी ये काम कर सकता है। तो इस तरह की विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। चौथा जो आइडिया है वो मल्टीटास्किंग मशीन फॉर फील्ड एग्रीकल्चर। ये एक विद्यार्थी है बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, गिरीश कुमार जी, उन्होंने ये एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एक मल्टीटास्किंग मशीन बनाई है। ये जो मशीन है इसका उपयोग बुवाई, जुताई और कटाई में किया जा सकता है। यह मशीन मैनुअल या कंप्यूटरीकृत द्वारा संचालित की जा सकती है, यानी कि मैनुअल भी इसको संचालित कर सकते हैं और ऑटो कंप्यूटर से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। यह मशीन मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने में भी सक्षम है। यह पेट्रोल या डीजल इंजन के बजाय हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग करके पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर सकती है। यह मशीन किसानों के प्रयासों और समय की बचत भी करती है। तो इस तरह की विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। एग्रीकल्चर फील्ड मल्टीटास्किंग मशीन इन्होंने नाम दिया है। पांचवा जो आइडिया है
ये फ्री एनर्जी जनरेटर का है। आईईटी अलवर के विद्यार्थी यस गॉड, उन्होंने ये आइडिया दिया है कि एक साधारण मैग्नेट का उपयोग कर इस जनरेटर को चलाने के लिए विद्युत चुंबकीय कॉइल को चलाया जाता है और उससे विद्युत क्षेत्र बना करके इलेक्ट्रिक जनरेटर एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। इस तरह का इनका विचार है। छठा जो विचार है, आइडिया है, ये वाई डायरेक्शनल कटर है। एक विद्यार्थी हैं आकाश माथुर, जो कि 3rd ईयर बीटेक एमई के स्टूडेंट है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अलवर के। इन्होंने ये कटर बनाया है। ये कहते हैं कि ये कटर काम की दक्षता को बढ़ाएगा और एक ही समय में 2 कार्य इससे किए जा सकते हैं। ये स्वचालित है और बहुत ही सरल प्रक्रिया में ये काम करता है। 7वां जो आइडिया है वो वेव सोलर पैनल का है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीकानेर के छात्र हैं मोहित टाक, उन्होंने ये आइडिया हमें बताया है। ये कहते हैं कि अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा और कम क्षेत्र की आवश्यकता लगेगी, यानी कि कम क्षेत्र में सौर पैनल लगा करके अधिक ऊर्जा उत्पन्न, जो अभी जो कन्वेंशनल जो सौर पैनल लगे हुए हैं उनके मुकाबले में कम क्षेत्र का उपयोग करके अधिक सौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ऐसा इनका आइडिया है। 8वां जो आइडिया है वो काउ डंग एंड मड बेस्ड इंसुलेशन मटेरियल, यानी कि गाय के गोबर और मिट्टी पर आधारित इंसुलेशन सामग्री बनाने का है। ये जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं मुदित पुरोहित, इन्होंने ये आइडिया दिया है। ये कहते हैं कि इसमें लागत बहुत कम होगी। ये जो गाय के गोबर और मिट्टी से जो चीजें बनाएंगे, ये जो ब्रिक्स भी बना सकते हैं जो कि पोरस होंगी और ये साउंड थर्मल इंसुलेशन दोनों में काम कर सकती हैं और बहुत आसानी से इनको बनाया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा इनका विचार है। 9वां जो विचार है ये ऑटो सैनिटाइजर का है। राहुल पुरोहित 2nd महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जाडौन पाली के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने की ये विचार दिया है। इन्होंने ऑटो सैनिटाइजर बनाया है और ये कहते हैं कि इसमें शरीर के किसी भी अंग की संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उसके सामने खड़े होने से ये किसी को भी सैनिटाइज कर सकता है और ये सैनिटाइजर जो है संक्रमण के जोखिम को बहुत हद तक कम कर देता है। इस तरह के जो विचार हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे विद्यार्थियों ने हमें पहले राउंड में जो भेजे थे उनमें से कुछ विचार हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर और यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं। और हम चाहते हैं कि आप इनमें हमारे विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षकों का, जो भी इनके मेंटर्स हैं, उनका मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से इनको और आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इनको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा हमारा उम्मीद है कि हमें आपसे ये मार्गदर्शन मिलेगा। और इसी के साथ आप सबका यहाँ उपस्थित हुए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार फिर से मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू ममता पारिक मैडम। सर, हमारी खोज की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए साथ जुड़े हुए हैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण भंडारी सर। आप वर्तमान में प्रमाण ग्रुप के प्रमोटर हैं व 4 MSMEs का संचालन कर रहे हैं। आप गवर्निंग काउंसिल ऑफ सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर के सदस्य हैं। आपका समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान है। आप समन्वयक हैं श्री करणी नगर विकास समिति NGO के, जो दिव्यांगों, अनाथ व वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है। वह आप समन्वयक हैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। अकादमिक जगत में आपकी अहम भूमिका रही है।
आपने 25 से अधिक वर्षों तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। आप आरटीयू कोटा के डायरेक्टर एकेडमिक्स व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी रहे। आपने कई शोध पत्र भी लिखे। आप हमारे खोज के भी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रवीण सर को कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार। ऑनरेबल वाइस चांसलर चारण साहब, प्रोफेसर युद्धनाथ जी, ममता जी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि कुछ समय बाद मुझे गुप्ता साहब को सुनने का मौका मिलेगा। वैसे गुप्ता साहब के कुछ लेक्चर्स में ऑनलाइन यूट्यूब पे जहां भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सुनता रहा हूं और काफी प्रभावित हूं। कुछ ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये सोचता हूं कि बीटीयू का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं जहां पर के हम उनकी इनोवेशन को, उनकी जो जील है, जो उनकी अर्ज है, उसको नर्चर कर सके और उनसे उनसे कुछ अगर निकल करके कुछ हमारे पास में फ्रूटफुल आउटकम्स आ सके प्रोडक्ट के रूप में या आइडियाज के रूप में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज अ वेरी स्पेशल वन। हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी से सडनली ट्रांसलेट हो गए एक सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी में। इस तेज रफ्तार में शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं बीच में छूट गया। जो ग्रोथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग की अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो शायद हमारी कंट्री अभी तक नहीं कर पाई। ये कह सकता हूं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स के रूप में आज भी हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स ही हैं, हम टेक्नोलॉजी के प्रोड्यूसर आज तक नहीं बन पाए। वी आर कंट्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हम ही बनाते हैं। हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बट आर रिचेस कैन गिव कॉम्प्लेक्स टू एनी कंट्री। वी आर नॉट टेक सेवी, बट स्टिल वी हैव 600 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूजर्स, और डेटा की तो बात ही क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है वो अपने आप में यूनिक है। ये हमारी समस्याएं हैं, तो इसका समाधान भी हमारा ही होना चाहिए, और वही मेरे ख्याल से एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ इंगित करता है। इफ यू कैन सिट डाउन एंड रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, आवर इश्यूज एंड डेवलप प्रोडक्ट्स टू सूट आवर नीड्स, दैट विल बी बेसिकली दैट शुड बी द अप्रोच फॉर आत्मनिर्भर भारत। लेकिन हमें इसके पहले कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 100 साल में भारत ने ऐसा कौन सा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दिया है, ऐसा कौन सा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, जिसके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिस पे हम गर्व कर सकें, शायद सोचने पे भी नहीं मिलेगा, या आप एक दो कुछ नाम ले सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की फहरिस्त में हमारा कहीं जिक्र नहीं होगा। दिस रियली बॉदर्स। ये वाकई सोचने वाली बात है। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारा एकेडमिक कनेक्ट जो ग्रास रूट के साथ होना चाहिए वो कहीं भी नहीं है। आवर टोटल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी whims and fancies of the western world। हमारे रिसर्च का ओरिएंटेशन, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारे जो करिकुलम डिजाइन है, वो सारे कहीं और तरफ किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, ग्रास रूट कनेक्ट नहीं है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी जैसे शायद एक दो ल्यूमिनरीज होंगे जो इस एरियाज में काम करते हैं और इस बात को बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि हमें हमारे एकेडमिक्स को कहीं ना कहीं ग्रास रूट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ना केवल हम ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं हैं, हम अपनी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड नहीं। आप कुछ ऊपर की आईआईटीज और आईएम्स को छोड़ दीजिए, तो शायद ही कुछ यूनिवर्सिटीज ही होंगी या कुछ डिपार्टमेंट्स ही होंगे जो किसी इंडस्ट्री कंसल्टेशन प्रोसेस में एंगेज है। कहने का मतलब ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आइसोलेशन में चल रहा है और उसका जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे शायद ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं अभी आरटीयू जो मेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी रही है उसके रिसर्च टॉपिक्स की जो थीसिस होते हैं उनकी लिस्ट देख रहा था,
एंड आई एम सॉरी टू से कि मैं शायद एक या दो टॉपिक्स का आइडेंटिफाई कर पाया कि ये शायद इंडियन स्पेसिफिक है या इसकी कहीं इंडिया में जरूरत है। एक और कारण है जिसको हम अक्सर गर्व से कहते हैं, जुगाड़। जुगाड़ को हम बहुत अच्छे अचीवमेंट के तौर पे बताते हैं कि वी इंडियंस आर एक्सपर्ट एट जुगाड़, लेकिन ये जुगाड़ वाली साइकी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने में हिंड्रेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। जुगाड़ का मतलब होता है टेम्पररी और जुगाड़ का होता है चीप। जुगाड़ की सक्सेस की बेंचमार्किंग होती है केवल और केवल कॉस्ट के बेसिस पे, ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और क्योंकि ये दोनों चीजें ही केवल प्रोडक्ट को पुश नहीं कर सकती हैं जब तक कि उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं आ जाए, इसीलिए हम जुगाड़ बना पाते हैं लेकिन हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तक उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जुगाड़ हम बना पाते हैं, इसका मतलब हमारे पास में आइडियाज हैं, लेकिन हम उन आइडियाज को वैलिडेट नहीं कर पाते, उन आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि हमारा जुगाड़ कभी भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये जो जुगाड़ वाली मानसिकता है, कहीं ना कहीं हमको इससे आगे निकल के तो नहीं, इससे आगे निकल करके हमको सोचना होगा। सो इट्स हाई टाइम कि हम अपनी जरूरतों को रियलाइज करें और उसके मुताबिक स्टेप्स लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात शुरू करें। लाला श्रीराम का एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं अक्सर जिक्र करता हूं। लाला श्रीराम डीसीएम ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, एक अच्छे विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि द बेस्ट वे यू कैन सर्व योर कंट्री इज टू प्रोड्यूस हियर विच इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर। देश के लिए अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ ऐसा बनाइए जो आपके देश में निर्माण नहीं हो रहा हो। मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं उसको बहुत अच्छे से ये समअप करता है। ये बात ऑफ कोर्स बहुत पहले कही गई थी और आज उसके जो डोमेन है, उसका जो दायरा है, वो शायद काफी बढ़ गया है, पर कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स से टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर वर्ड की तरफ बढ़ना होगा। जब भी हम बात करते हैं तो बात आती है इनोवेशंस की, एंड इनोवेशन इज अ वेरी वेरी जेनेरिक डाइवर्सिफाइड वर्ड। एक बहुत प्रोडक्ट में एक बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल सा चेंज भी इनोवेशन है, और अगर आप कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो वो भी इनोवेशन है। इसलिए इसको एक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर पाना या एक छोटे से दायरे में बांध पाना शायद मुश्किल है। हाँ, एक जरूर चीज कही जा सकती है कि क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है इट कैन नॉट बी टॉट, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, इट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड। What best we can do is we can expose our younger generations to a better ecosystem, a better thought process, जहां पर वो जो हम नहीं सोच पाए उससे आगे बढ़ करके कुछ सोच सके। हम जानते हैं रोड ऑफ इनोवेशन स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, फिर हम उसको आइडिएट करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं और फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाकर के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है वो तो मैंने कहा जुगाड़ के कारण हम कहीं ना कहीं ले आते हैं, और एक चीज यकीन मानिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं वो कोई बाहर वाला नहीं कर सकता है, ये भी एक फैक्ट है। आइडिएट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है कि हमारे पास में आइडिएट के आगे जाने के लिए अभी ना तो इकोसिस्टम अवेलेबल है और ना ही उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि हम वैलिडेशन कर सकें। कोई मेरी निगाह में ऐसी कोई वैलिडेशन एजेंसीज नहीं आती जहां पर स्टार्टअप्स जाएं और उनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को कोई एक्सपर्ट पैनल इवैल्यूएट कर पाए, उनको आगे कुछ मेंटरिंग कर पाए। हालांकि इसके बारे में पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा एफर्ट्स हुए हैं जो काफी अप्रिशिएबल हैं। एक प्रॉब्लम हमारे साथ और है, वो है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। एक प्रॉब्लम हमारे साथ और है, दैट इज ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। कभी कभी हमारा एम्फेसिस जो है वो शायद कोर इश्यू पे नहीं आकर के दाएं बाएं चला जाता है। एक जनरल एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड ओवर इंजन्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए $100 बिलियन के आसपास खर्च होता है रिसर्च के अंदर। $100 बिलियन हम खर्च करते हैं केवल इसके लिए कि हम इंजन्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। आप जानते हैं इंजन या ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो करीब करीब सैचुरेटेड है और बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट ही वहां पे पॉसिबल है।
और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है या जिसको हम ट्रैफिक एफिशिएंसी कह सकते हैं, उस पर टोटल खर्च वर्ल्ड ओवर अगर कोई रिसर्च या डेवलपमेंट पे होता है तो वो मुश्किल से $2 बिलियन। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंप्रूव कर लें तो जो फ्यूल कॉस्ट है उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा बजाय कि इंजन को इंप्रूव करने के। आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी सोच करके देख लीजिए, इफ वी हैव बेटर रोड्स, इफ वी हैव बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, probably we'll be consuming less fuel, but hardly we are working on traffic efficient and management, and we are emphasizing on more and more and more efficient engines. Another example, we all have water purifiers, a wonderful product, and lot of work is being done on this, starting from filters to ozone driven, nowadays alkaline and so on so forth. ये जितने भी वाटर प्यूरिफायर्स और ऑलमोस्ट मिडिल क्लास के घर में आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए कि अगर एक सिटी में 1000 लोग हैं, 1000 हाउस होल्ड हैं और 1000 वाटर प्यूरिफायर्स लगाए जाते हैं, और उन 1000 को रिप्लेस करके अगर मैं एक सेंट्रल सिटी वाटर प्यूरिफायर लगाता हूं तो कैपिटल कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली 1000 स्मॉल वाटर प्यूरिफायर्स की ज्यादा होगी। ऑपरेशन कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली 1000 उसकी ज्यादा होगी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लें, कुछ ऐसी अप्रोच लें जहां पर हम इनको एलिमिनेट कर सकें, और ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इन वाटर प्यूरिफायर्स को एलिमिनेट किया है। अगर हम इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इस डायरेक्शन में इनोवेशन कर रहे हैं, इट इज गोइंग वेस्ट। हमको फोकस करना चाहिए, हमको जहां पे हम एक सेंट्रलाइज वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम लगा सकते। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज में एक और रीजन आता है, मैंने कुछ IITians के स्टार्टअप्स वगैरह देखे, एंड दे जंप टू स्टार्टअप्स विदाउट हैविंग इनफ एक्सपोजर। तब तक उनको जो एक्सपोजर होता है वो हाउस होल्ड का होता है, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का, इसका एक्सपोजर शायद ज्यादा नहीं होता। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इट्स वेरी गुड दैट यंग माइंड्स आर कमिंग इनटू द फील्ड, बट regarding the selection of product, regarding the selection of ideas, sometimes it doesn't deliver. मेरी सिटी में ही काफी IITians हैं जिन्होंने ज्यादातर ने वॉशरमैन, फूड सप्लाई चेन, क्लीनिंग एजेंसीज, केवल उन गतिविधियों में जिनसे वो वाकिफ हैं वहां पे स्टार्टअप किए। वो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स कर सकते थे, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उनका दायरा, उनका एक्सपोजर लिमिटेड था, उसने उनको रोका कि वो इतना ही सोच पाए। मुझे लगता है कि जो यंग माइंड्स आए उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनका ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन, उनका एक्सपोज में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जहां जाकर वो टेक्नोलॉजी को नए रूप में देख सकें और उसके बारे में आगे बात कर सकें। जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा क्रिएटिविटी को सिखाया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी इंस्पायर्ड। और क्रिएटिविटी का पहला स्टेप जो होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन भी सिखाई नहीं जा सकती, बट ऑब्जर्वेशन इज सीइंग समथिंग व्हिच इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई, जो हम आंख से नहीं देख पाते, वो देखने वाली बात है। मैं आपके साथ कुछ 2 स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, बहुत एलिमेंट्री है, पर केवल एक आइडिया देने के लिए कि ऑब्जर्वेशंस कितनी छोटी और कितनी सिंपल हो सकती है। I hope you can see 2 tumblers, 2 glasses. One is straight and one is conical. अगर आप मेरे घर में आएंगे तो आपको A पहले वाला मिलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रीट साइड चाय शॉप पे जाएंगे, कॉर्नर पे चाय बैठेंगे शॉप पर, तो आपको B दूसरा वाला मिलेगा। थोड़ा सा देखते हैं, जहां तक कैपेसिटी का सवाल है डेफिनेटली A इज बेटर, जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है डेफिनेटली A इज बेटर। पर एक चाय वाला जिसका कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्या वो कैपेसिटी ज्यादा चाहेगा? नहीं, वो डिस्गाइज करना चाहेगा और इसलिए वो B टाइप को चूज करेगा। कैन यू बिलीव इट? इट विल ऑलमोस्ट हाफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। इसके अलावा भी सॉरी, इसके अलावा भी B कैटेगरी को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि तो स्टैक करना है, जब वो ग्लासेस उठाता है तो एक के अंदर एक रख के उसको स्टैक करना है, और उसके लिए ये शेप जरूरी है। यही नहीं, जब हम बॉटम्स अप करते हैं, जब हम ग्लास को पूरा डिकेंट करते हैं तो A कैटेगरी फेल हो जाती है,
उसको डिकेंट करना मुश्किल है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज टोल्ड कि थोड़ा सा नीचे छोड़ देना चाहिए। बी कैटेगरी का डिकेंट करना, उसको पूरा खाली करना काफी आसान होगा। आपने जब भी कोई कंटेनर्स देखे होंगे तो आपने हमेशा कुछ इसी शेप में सिलिंड्रिकल कंटेनर्स देखे होंगे। एक चीज अमेज करती है कि जितने भी कंटेनर्स आते हैं, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, सबका जो हाइट टू डायमीटर रेशियो होता है वो 1.25 होता है। आई रिपीट इट अगेन, जितने भी कंटेनर्स, सिलिंड्रिकल कंटेनर्स, उनका हाइट टू डायमीटर रेशियो जो होता है तकरीबन 1.25 होता है। बहुत फ्लैट कंटेनर्स या बहुत टॉल कंटेनर्स आपको ऑब्जर्वेशन वाली बात बता रहा हूं। रीजन ये है कि जो होती है वो डिपेंड करती है इसके सरफेस एरिया पे, क्योंकि उतना ही मेटल आप यूज करने वाले हैं, और जो कंटेनर कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है इसके वॉल्यूम पर। हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी चाहते हैं, तो हमें चाहिए एक ऐसी शेप जिसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो मिनिमम हो, और वो तभी आता है जब आप हाइट टू डायमीटर रेशियो 1.25 लेते हैं। ये दो छोटे से एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं कि सीइंग बियॉन्ड व्हाट इज इजीली विजिबल, जो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है उसके आगे कहीं देखने का। मुझे लगता है ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स हैं जो अगर हम अपनी यंगर करें तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी उन्हीं लाइंस पे सोचना शुरू करेगा, वो भी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, और जिस दिन वो ये एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट हेल्प इन आइडिएशन। मैं बीच की स्टेजेस पे नहीं आकर के, क्योंकि आज बात हो रही है, कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो मैं कुछ 4-5 इंडियन प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा आप केवल इंस्पायर कर सकते हैं, आप टीच नहीं कर सकते, एंड द बेस्ट वे टू इंस्पायर इज टू प्रेजेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव इंस्पायर्ड मी एज वेल। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता है हम हमेशा कहते हैं घानी का तेल, कच्ची घानी का। आपको ऑयल इंडस्ट्री अब बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है और बड़े एक्सपेलर्स है, उन एक्सपेलर्स में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर सीड्स को क्रश किया जाता है। जब क्रश करते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि ऑयल अपनी प्रॉपर्टीज खो बैठता है। वो जो पंजेंसी, एरोमा जो आपको चाहिए उसके अंदर, ऑयल के अंदर, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद में रिफाइनिंग प्रोसेस भी इसमें ऐड। तो कई लोग हैं आज भी जो पुराना फ्लेवर पसंद करते हैं, वो अरोमा पसंद करते हैं, तो उनको कच्ची घानी का तेल चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने एक नया एक्सपेलर बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया चिलेक्स, और उसकी पंजेंट मस्टर्ड ऑयल। इस चिलेक्स में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। इनोवेशंस का जैसे मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, बहुत छोटे से चेंजेस। उन्होंने उसके अंदर केवल कुछ कूलिंग लाइंस एम्बेड कर दी जिसके अंदर कूल वाटर सर्कुलेशन होता रहता है। थोड़ा सा ऑपरेशनल स्पीड्स कम करके और थोड़ा सा चिल्ड वाटर सर्कुलेशन करके उन्होंने जो बनाया, उसका जो ऑयल है, इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ घानी का तेल। सो द प्रोडक्ट हैज द mass production, but at the same time it is also retaining the quality of the oil. So just one of the good products that I wanted to showcase. Product, I'm sharing these products because when people come across these kind of products, probably we are inspired to think, inspired to go on these lines. Soundrex, this is a startup of IIT Bombay students, IIT Bombay 2015 pass out students. जब भी हम अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, so rather than using one speaker, we use 2 speakers. If we want better quality, we use 4 speakers, 5 speakers, so on. अगर आप किसी कंसर्ट में जाएं और अगर आपको 1000 स्पीकर्स मिले तो आप सोचिए साउंड क्वालिटी क्या शानदार होगी। साउंड क्वालिटी ना केवल बहुत शानदार होगी, साउंड क्वालिटी यूनिफॉर्म भी होगी। So these young engineers came out with a concept of a wearable band. जैसा घड़ी होती है, तो जब आप कंसर्ट में जाएं तो आपको एक छोटा सा बैंड दे देंगे जिसमें एक स्पीकर लगा हुआ है। अब जितने स्पेक्टर्स या जितने लिसनर्स उस कंसर्ट हॉल में हैं, उतने ही आपके पास में स्पीकर्स अवेलेबल है। साउंड क्वालिटी इज अमेजिंग। दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड देयर कैपेसिटीज इन यूरोप, इन यूएसए, एंड दे हैव बीन very, very successful in this. Not only that sound quality is good, they are also able to create what we call
मैक्सिकन वेव, सर्कुलर वेव, फ्रंट टू वेव, जितने भी हम मॉड्यूलेशंस चाहते हैं साउंड, वो सब हम कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में गुप्ता साहब ने जिक्र किया था कि वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं बीच में लाना चाहूंगा। मेरा वीडियो नजर आ रहा है? हेलो? यस सर, यस सर। जी सर, आपको देख पा रहे हैं। हाँ, व्हाट आई एम होल्डिंग इज कॉल्ड जयपुर फूड। अभी मैंने कहा था कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है 100 साल में जो हमने दुनिया को दिया है। शायद उसमें कई प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दिस इज टोटली इंडियन प्रोडक्ट। एक क्राफ्ट्समैन थे, मास्टर राम सिंह जी कहा जाता है फॉन्डली उनको, और डॉक्टर पी.के. सेठी जो एक फेमस ऑर्थोपेडिशियन थे, उन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक ऐसा शानदार पीस बनाया है जो आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा यूज आने वाला आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोस्थेटिक है। लिम्ब प्रोस्थेसिस में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई फुट यूज हुआ है तो वो ये जयपुर फुट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बेहतर है, पर जिस ऑप्टिमम प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ये एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं ये एस्थेटिकली, दिखने में, कॉस्मेटिकली बिल्कुल नेचुरल फुट की तरह नजर आता है। लेडीज इसमें बिछिया भी पहनती हैं, और अगर आप बेयर फुट भी चलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेक आउट दैट यू आर यूजिंग अ प्रोस्थेटिक। ये केवल एक कोई इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट नहीं है, ये रबर प्रोडक्ट है, लेकिन इसको मल्टी लेयर्ड बनाया गया है। आप जानते हैं हमारे पैर में बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, इसमें भी बोन्स हैं, इसमें भी मसल्स हैं। इसमें माइक्रोसेलुलर रबर को यूज किया गया है जो बोन्स को रिप्लेस करता है। इसके अंदर जो टायर की ट्रेड्स आते हैं हमारे, उनको यूज किया गया है। वो ट्रेड के फाइबर जो होते हैं वो हमारे मसल्स की तरह एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल वही फ्लेक्सुरल रिजिडिटी देता है जो कि हमारा नेचुरल फुट के आसपास होती है। तो कॉस्मेटिकली, फंक्शनली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजन में, ये तीनों में एक नेचुरल फुट के आसपास है। अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से ये इंडियन कंडीशंस के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कोई एंकल जॉइंट यूज नहीं किया जाता। आप जानते हैं हमारे यहाँ बेयर फुट वॉकिंग काफी ज्यादा होती है और एंकल फुट जॉइंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट जो एक टेक्नीशियन ने बनाया और उससे डॉक्टर ने सपोर्ट करके उसको एक अलग लेवल पे लाए, और बाद में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में मेहता साहब के एफर्ट से वो आज एक ऐसे वर्ल्ड प्रोडक्ट के रूप में पहुंच पाया है। तो मैं अपनी बात को समअप करते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि द बेस्ट रोड इज येट टू बी बिल्ट, द बेस्ट सॉन्ग इज येट टू बी संग, द बेस्ट पोएम इज येट टू बी रिटन। इंडिया में हम अपॉर्चुनिटीज के ढेर पर बैठे हैं। हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए अगर हमारी यंगर जनरेशन को इंस्पायर कर सके तो शायद हम दुनिया में टेक्नोलॉजी स्प्रेडर बनेंगे रादर देन कंज्यूमर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज को पहचान करके और उस पर काम करने की जरूरत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर को। अनिल के गुप्ता सर ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु कार्यक्रम परंपरा अनुसार मैं सर का परिचय देना चाहूंगी। पद्मश्री प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर प्राध्यापक हैं IIM अहमदाबाद व IIT मुंबई में। आप संस्थापक हैं हनी बी नेटवर्क, सृष्टि, NIS व ज्ञान जैसी संस्था के। आप ग्लोबल इनोवेशन सेंटर यूनिसेफ न्यूयॉर्क के भी मेंबर रहे। आप नेशनल इनोवेशन काउंसिल के भी मेंबर रहे। आपको IIMA द्वारा बेस्ट रिसर्चर अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको ह्यूमैनिस्टिक मैनेजमेंट नेटवर्क USA द्वारा ह्यूमैनिस्टिक मैनेजमेंट लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्ट्रेटजीज एंड इनोवेशन पेरिस द्वारा आपको हर्मिस अवार्ड से नवाजा गया। 2004 में आपको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री की उपाधि दी गई। आपके कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाधियां व सम्मान से भी नवाजा जा चुका है आपको। आप द्वारा लिखी पुस्तक ग्रासरूट इनोवेशन, माइंड इन द मार्जिन्स आर नॉट मार्जिनल माइंड विश्व प्रख्यात है। मैं आमंत्रित करती हूँ
प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर को कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू ममता। और पहले तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपको और आपकी टीम को कि मैं पढ़ रहा था बच्चों के जो असाइनमेंट्स आपने भेजे मेरे को, सारे तो नहीं पढ़ पाया, थोड़े पढ़े हैं, उनमें से कुछ मैंने सिलेक्शन करके अभी दिखाऊंगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों ने 4-5 तरह के काम किए। एक तो उन्होंने अपने पिछवाड़े में जो आइडियाज़ थे उनको देखा। बीकानेर में अगर सोने के रंग से अगर कला बनाने का कोई गुण है और उसके लिए एक ब्रश बनाया गया जो बहुत प्रिसाइजली पेंट करता है, तो उन्होंने उसको ध्यान दिया। ये चीज़ें हमारी नज़र से ओझल हो चुकी थी। हमें अपने आसपास सुंदरता, हमें अपने अंदर आसपास कौशल, हमें अपने आसपास तकनीकी सूझबूझ दिखती नहीं थी। हम उदासीन हो गए थे। हम समझते थे सारे अच्छे विचार पश्चिम से आएंगे। हमारा ध्यान, हमारा आत्मविश्वास ही कमजोर हो गया था। तो आत्मविश्वास कमजोर होगा तो आत्मनिर्भरता कैसे बने? आत्मनिर्भरता के लिए पहला गुण है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण से, अपने आसपास के माहौल से सीखना शुरू करें। एक तो मुझे उसके कुछ उदाहरण मिले। दूसरा, मैंने देखा कुछ बच्चों ने आज बड़ा अच्छा काम किया है। आपकी जो असाइनमेंट थी उसमें मैंने देखा, और मैं और देखना चाहूँगा, समय निकाल के सबको पढ़ूंगा और ढूंढूंगा कि उन्होंने देखा कि क्या दुनिया में, हिंदुस्तान में खास तौर से और किसी राज्य में, आसाम से लेकर दक्षिण तक उन्होंने ढूंढ डाला, कहीं से उनको कोई अच्छा विचार मिला हो, उसको भी उन्होंने इकट्ठा किया। ये भी एक अच्छी भावना है कि कुछ लोग बिल्कुल पिछवाड़े में देखें, अपने बैकयार्ड में देखें, और कुछ लोग दूर में देखें। हमारे जब इन सब विचारों को एक जगह पर ले आएंगे, हम ब्लॉग पे डाल देंगे बच्चों के विचार, तो बच्चों को पता चलेगा, अरे मेरे से ये बात छूट गई भाई, दूसरा कहेगा मेरे से ये वाली बात छूट गई। तो मतलब जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होगी, हम एक दूसरे से सीखने में और एक दूसरे से होड़ लगाएंगे, तो हमारी उत्कृष्टता बाहर आएगी। मैं आपको सच में कह सकता हूं कि जो प्रयास आपने किया है, ऐसा प्रयास इस स्तर पर देश में किसी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अभी तक हुआ नहीं है। इसके लिए डॉक्टर चरण और आपके सभी साथियों का मैं साधुवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने एक शुरुआत तो बहुत अच्छी की। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपने बताया 250 बच्चों ने भेजा, आपके पास तो 18,000 बच्चे हैं। तो मेरा तो मन जब मानेगा जब 18,000 बच्चे भेजेंगे। और मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा जो सुन रहे हैं इस बात को, मैं आपके नाम के साथ दिखाऊंगा आपके अच्छे उदाहरण मुझे जो लगे थोड़ी समय के अंदर। मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय लगाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा कुछ दिनों से। मेरे 4 कोर्स चल रहे हैं, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। 2 IIM के अंदर हैं, एक UNDP का कोर्स है, एक IIT बॉम्बे का कोर्स है। तो इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया जितना मुझे निकालना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो उदाहरण है उनसे आपको पता चलेगा। तीसरा, एक तरह का जो सुझाव आया, जो विचार आए, बच्चों ने अपने दादा दादी का ज्ञान भी लिखा है। ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कि जो घर के बीच में उन्होंने लगाया, प्राकृतिक रूप में, मतलब कोई बिजली का नहीं लगाया संयंत्र, कि जिससे हवा, ठंडी हवा जो है अपने घर के चारों तरफ जाए, यानी आर्किटेक्चर के अंदर इनोवेशन। कुछ हैं जिन्होंने अपने घर में जो उनके माता पिता ने संशोधन किए हैं, इनोवेशन किए हैं, उसके बारे में लिखा है। गैस का सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर पर है और गैस खाना बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, मैं उसकी बात भी करूँगा। मतलब मेरा ये है कि पारंपरिक ज्ञान, अपने आसपास का ज्ञान, अपने आसपास के किसानों का ज्ञान, अपने घर में हो रहे प्रयोग उनकी जानकारी, प्रभावशाली प्रयोगों का द्वारा खेती में खर्चा कम करने का जानकारी। अब आप सोचिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे तो आपको बच्चों को उनका नाम आ जाएगा सामने, मुझे और भी अच्छा लगेगा। शेयर करने का बटन मुझसे शेयर कीजिए ज़रा ममता। मैं एक छोटे से कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, 5-6 एग्जांपल। से आपको शेयर का बटन, हाँ आ गया मेरे पास आ गया। तो देखिए, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लास्ट से ऊपर चलता हूँ, पिछले से। ये एग्जांपल बड़ा अच्छा लगा मुझे, यहाँ से शुरू करें। इन्होंने क्या किया है, चलिए शुरू से देख लेते हैं। तो सौरभ व्यास ने क्या कहा, बोला मेरे पिताजी ने ऐसे बहुत सारे यंत्र बनाए हैं मशीनों के अंदर, जिससे छोटे छोटे सुझाव उन्होंने किए हैं। जुगाड़ बोला है, मैं बच्चों आप सबसे कहूंगा, अभी बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी ने,
कि संशोधन जो टिकाऊ हो, यानी अगर वो चल रहा है लगातार और टेम्पररी नहीं है और विधिवत रूप में किया गया है, सिर्फ थोड़ा बहुत कोई टेप वेप लगाकर छोटा सा जोड़ करके नहीं किया गया है, सोच समझ के किया गया है, वो जुगाड़ नहीं, इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि वो टिकाऊ है या टेम्परेरी है, वो व्यवस्थित रूप से विज्ञान की जो मान्यताएं उनके साथ मिलाकर चलाया गया है या वैसे ही हिट एंड ट्रायल में कुछ कर लिया गया है। तो जब कोई स्थायी और स्थानीय प्रयोग होता है तो उसको हम स्थानीय सूझबूझ का नाम दे दें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जुगाड़ ना बोलें उसको, जुगाड़ बोलें जब कोई टेम्परेरी चीज है। तो इनके पिताजी ने एलपीजी गैस के अंदर अलग अलग बर्नर्स में बराबर की एनर्जी जाए, इसका कोई सिस्टम उन्होंने हब बना दिया, एक बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गैस का, ताकि इक्वल प्रेशर से जाए गैस अलग अलग बर्नर में। उन्होंने चांदी को पिघलाने के लिए हवा और गैस का एक कॉम्बिनेशन करने का एक तरीका उन्होंने बना दिया, जो कि जो मार्केट में फर्नेसेस हैं उनसे भी कम कीमत में काम कर। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब बहुत सारे सुनार होंगे जो चांदी के काम करते होंगे, हो सकता है उनकी ऊर्जा की खपत काफी ज्यादा हो रही हो। अगर सौरभ के पिताजी का ज्ञान, तुमने अपने पिताजी का नाम नहीं लिखा सौरभ, ये अच्छी बात नहीं है। देखो जब भी ज्ञान लो बड़ों का, उनका नाम लिखो, उम्र लिखो, जगह लिखो, तो ताकि सारे समाज के सामने मैं आपके पिताजी का नाम लेता तो कितना अच्छा लगता। क्योंकि आखिर सूझबूझ तो उनकी है, वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं है, वो समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनके प्रयासों से आपको भी प्रेरणा लेनी है, बाकी सब बच्चे भी लेंगे। तो उन्होंने जो फर्नेस बना दी सिल्वर की, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, बात बड़ी अच्छी है। और तुमने बताया कि तुम्हारे जन्म से पहले उन्होंने हवा को अलग अलग जगह पे जाने का एक व्यवस्था बनाई थी। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तुम इन सब कामों की आपने लिखी और आपने लिखा, साथ में अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो बच्चों उनको लिख डालिएगा। कोशिश करिए एक फोटो भी ले लीजिए साथ में, अगर कोई बात कहनी है उसको फोटो के जरिए आप दिखाना चाहते हैं तो ममता जी उनको मौका दीजिए कि फोटो भी अपलोड कर सकें। वो लिंक दे दें, या तो अपना एक पोर्टल पे आप बना लीजिए जहाँ पर, या एक अकाउंट ले लीजिए फ्लिकर पर, ताकि फोटो वहाँ पर अपलोड करके और आपका लिंक दे दें। किसी ना किसी तरीके से फोटो भी आनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, ताकि देखेंगे जब तो विश्वास होगा। फिर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, कंबशन इंजीनियरिंग के जो अध्यापक हैं, अगर उनको प्रेरणा मिले, उनको अच्छा लगे, तो वो उसकी विज्ञान को भी कोशिश करें भाई इस फर्नेस में कहाँ पर एफिशिएंसी आ रही है, क्यों आ रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मुझे नहीं मालूम कि उनके पिताजी ने ये काम किया कि नहीं किया, लेकिन हमने एक बार बहुत सारे स्टोव जो हमारे पास इनोवेशन आई हैं एनआईएफ में, उसको हमने एक मूल्यांकन किया हनीबी नेटवर्क में। तो एक दो बात निकल के आई, या तो आप हवा को गर्म कर दीजिए, या केरोसिन या गैस जो है उसको गर्म कर दीजिए, या दोनों को गर्म कर दीजिए, आपकी कंबशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक शिव सागर मंडल था आसाम में, उसने क्या किया था, ऑटो के अंदर जो एग्जॉस्ट होता है वहां से उसने एक पाइप लिया, उसकी चारों तरफ लगाया, और वो हवा उसने पेट्रोल में मिलाई कार्बोरेटर के जरिए। तो उससे क्या हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई, एनर्जी सेविंग हो गई इसके अंदर। ऐसे ही पीलीभीत में और कई जगह पर ऐसे इनोवेटर थे जिन्होंने जो केरोसिन का पाइप होता है उसको बर्नर के चारों तरफ घुमा दिया, या जो 4 पिलर होते हैं स्टोव के, उनके अंदर केरोसिन डाल दिया। जब केरोसिन जलेगा और स्टोव गर्म होगा तो उसकी गर्मी से केरोसिन गर्म हो जाएगा, जब गर्म होकर जाएगा नोजल के अंदर तो कंबशन एफिशिएंसी बढ़ गई। यानी कि अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है उसको अध्ययन करें, संशोधन का जो आपके पिताजी या बाकी लोगों ने किया उसका विज्ञान समझें, वैज्ञानिक सिद्धांत निकालें, फिर वो सिद्धांत कई सारे क्षेत्रों में प्रयोग हो सकता है। खाली वो चांदी की फर्नेस के लिए काम नहीं होएगा, फिर वो बहुत सारी चीजें में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी उसके बन जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम पूरी प्रक्रिया को पाठ्यक्रम के जरिए, जब जब प्रोफेसर पढ़ाए कंबशन एफिशिएंसी, तो वो इनमें से कुछ उदाहरण ले लें, उनको उनकी छोटी छोटी केस स्टडीज बना लें, और फिर दिखाएं बच्चों को, देखो बच्चों अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे आसपास जो संशोधन हो रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रमाण दिया है बच्चों ने कि उनके पास हो रहे हैं, मतलब मैं आपको भी दिखाऊंगा कुछ उदाहरण, बड़े अच्छे उदाहरण है ये। तो उन संशोधनों से हम क्या सीख सकते हैं। अगर किसी को कन्वेक्स करंट दिखाना है, हवा के कन्वेक्स करंट कैसे बनते हैं, हवा गर्म हवा नीचे से ऊपर कैसे जाती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोल्ड एयर का, कोल्ड एयर हैवी होती है, हवा गर्म ठंड ऊंची होती है, कैसे उसका आदान प्रदान किया उन्होंने अपने घर के अंदर, इसका अध्ययन करना पड़ेगा ना हमको।
अध्ययन करके बाकायदा पैरामीटराइज करना पड़ेगा, उसको गुणा भाग निकालना पड़ेगा, उसको वेरिएबल्स के स्टडी करने पड़ेंगे। तब हम बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि खैर भाई ऐसा नहीं है कि खाली सिद्धांतों की समझ हमें बाहर के उदाहरण से ही मिलेगी, हमारे आसपास के जो उदाहरण हैं उनसे भी हमको सीखने का मौका मिल सकता है। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। श्रीकांत स्वामी चुरू के हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, इनके माता पिता ने बताया भाई शिव कुमार तलपड़े थे, उन्होंने तो हवाई जहाज बनाया था एक जमाने में, 3 बच्चियां हैं बंबई की, उन्होंने 3D प्रिंटर डिस्पेंसर बना दिया है, सैनिटरी नैपकिन का डिस्पेंसर। अब देखिए मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी क्लास में एक दिन एक लड़की उठ के गई क्लास से, मुझे बड़ा अजीब लगा, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। तो जब वो आई वापस तो मैंने पूछा कि क्या हुआ प्रज्ञा, बोले सर मैं आपको टी ब्रेक में बताऊंगी। मेरी 3 घंटे की क्लास होती थी तो एक बीच में ब्रेक होता था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बोले सर मेरे पीरियड शुरू हो गए। अब पीरियड होना कोई, ये तो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, इसके अंदर कोई शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं है, हर माँ हर बहन होना ही है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी, कोई इसमें कभी बच्चियों को शर्म नहीं करनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी का तरीका है, हमारे शरीर की फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसमें क्यों शर्माने हैं, कोई गलती थोड़ी करिए। तो मैंने कहा तुम क्लास के सामने बताओगी तुमने क्या किया। तो क्लास के सामने बोली कि मुझे पीरियड्स अचानक हो गए थे, मुझे पता नहीं चला, मैं पैड नहीं लाई थी, तो मैं कमरे में गई हॉस्टल में और वहां से लेकर आई। डॉर्म्स हमारे पीछे ही हैं क्लास के। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, बोले सर ये जो वॉशरूम है उसमें डिस्पेंसर होना चाहिए। तो मैंने कहा डिस्पेंसर है, बोले सर नहीं है। तो मैंने कहा एक मेल भेजो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि हमारे वॉशरूम में, लेडीज के वॉशरूम में आप डिस्पेंसर लगवाइए। मेल भेजा, जवाब नहीं आया ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम अब की बार मेरे को कॉपी मार करो, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं, करोगे तुम्हें। तो 15 दिन के अंदर जवाब आया, डिस्पेंसर लग गया। और एक प्रॉब्लम जो हमारी, हम पिछले 60 साल से उसको सहन कर रहे थे, 50 साल से, इस बच्ची के शुरू के आग्रह से उसकी एक दिक्कत तो हमको मालूम होनी चाहिए थी। हमारे घर में भी तो हमारी पत्नी बच्चियां थी ना, हमको महसूस नहीं हुआ ये प्रॉब्लम कभी। लेकिन सच्ची बात ये है, प्रोफेसर होने के नाते मैं अपनी आलोचना कर रहा हूँ कि नहीं महसूस हुई भाई, होती तो हम नहीं करवा देते इस काम को, नहीं करवाया था ना। तो के बाद लग गई। मैंने कहा अब क्या करना चाहिए, बोली सर सारे देश में ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की उस समय मेनका गांधी मिनिस्टर थी। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ उनको, आप उनको लिखो। सर मैं कैसे लिखूंगी, मैंने कहा तुम्हें मैं पता दे दे रहा हूँ, तुम सीधा लिखो। 24 घंटे में उसका जवाब आ गया, तो बहुत प्रोत्साहित हुई। फिर मैंने कहा अब आगे क्या करोगी, बोले सर ट्रेन में भी होना चाहिए। तो मैंने कहा तो लिख, रेलवे मिनिस्टर को, उस समय सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर थे, उनको लिखो। मतलब कि इस बच्ची ने एक छोटी सी दिक्कत को महसूस किया, महसूस करके उसको पहले अपने स्थानीय वातावरण में हल करवाया, उसके बाद उसने देश की नीति को बदलने की कोशिश करी। ये ताकत है आप बच्चों में, आप सबके अंदर। बच्चों आत्मनिर्भरता खाली प्रयोगों में और तकनीक में नहीं चाहिए हमको, आत्मनिर्भरता चाहिए देश को बदलने की क्षमता के अंदर। आपको ये लगना चाहिए कि आप उस कड़ी का हिस्सा हो, जो कड़ी सीधी हमारी नीति निर्माताओं तक जोड़ती है हमको। ये नहीं सोचना कि नीति निर्माता का काम, निर्माण का काम तो खाली सेक्रेटरी करेगा या कोई मिनिस्टर करेगा, नहीं, क्यों करेंगे वो। अरे आपके यहाँ से तो फाइनेंस के पहले अपने जो मिनिस्टर हैं पहले फाइनेंस में थे, स्टेट मिनिस्टर, मेरे थोड़े दिन पहले मेघवाल जी से बात हुई थी। अब सीधा उनको लिखोगे ना कि सर आप ये हमारे यहाँ ये कमी है या ये एक अच्छी बात हुई है, इसको आप पूरे राजस्थान में फैलाने में हमारी मदद करिए, चीफ मिनिस्टर को लिख दीजिए आप सीधा कि सर हमको ये बड़ा अच्छा संशोधन मिला, आप इसको बाकी जिलों में भी बंटवा दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, किसानों का खर्चा कम हो जाएगा। तो मतलब इन बच्चियों ने जो डिस्पेंसर बनाया, ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। अगर आपके हॉस्टल्स में नहीं है बच्चों तो आप बनाकर लगाएंगे, तब तो हमारी पढ़ाई का फायदा हुआ। खाली पढ़ने से नहीं बात बनेगी, ये एक तरीके की हमारे को चेतावनी भी है, क्या हम अपने आसपास अकर्मण्यता से के साथ जीना सीख रहे हैं। Have we learned to live with inertia indefinitely? ये सबसे बड़ी वेदना मुझे जो होती है वो होती है इस बात से कि हमारे आसपास कमियां दिखती हैं हमको, जिनको हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो तकनीकी हो, और हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं। परिवर्तन आएगा नहीं समाज में, नई तकनीकें विकसित ही नहीं होंगी, क्योंकि हमने तो उनके साथ एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया, हमको तो उनके साथ निभा लिया हमने। तब तकलीफ हो रही है और हम उसको निभा ले जाते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। समाज प्रगति जब ही कर सकता है जब जो तकलीफें हैं उनको हम दूर करें नई नई खोजों के द्वारा। अब उसने लिखा अनंत तदर का, अनंत तदर आपको पता नहीं है शायद, उसको अवार्ड दिया था बच्चा, वो अरुणाचल प्रदेश का है। अब
श्रीकांत ने ढूंढा तो सही आसपास, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गया, वो बांदा में पहुंच गया, उसका जिला बांदा का है, वो यहाँ के पड़ता है, मतलब केरला में चला गया, जिसने लो कॉस्ट विंड टर्बाइन बनाई, 5 किलोवाट की एनर्जी पैदा कर रहा है पर डे अपने घर के लिए, उधर भराली असम का है, उसके पास पहुंच गया वो। मतलब इस बच्चे ने आसपास ढूंढा, अपने आसपास नहीं ढूंढा, दूर से ढूंढा, देश के अंदर ढूंढा। ये भी एक जरूरी काम है। अब उसको श्रीकांत, अगर तुम सुन रहे हो मेरी बात को, तुम अपने घर के आसपास भी ढूंढना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों से भी पूछना पड़ेगा, अपने आसपास अपने शहर में भी ढूंढना, और ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। हालांकि तुमने एक उदाहरण दिया है बांदा, लेकिन और ढूंढना को। तो मतलब ये प्रक्रिया काम कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे पास तरह तरह के संशोधन आ रहे हैं। तीसरे में चलते हैं, सर्वेश त्रिपाठी ने क्या किया, उसने वो साइकिल का बांदा का, वो भी शायद बांदा का ही है, उसने एग्जाम्पल दे दिया, अच्छी बात है, अपने घर के पिछवाड़े में उसने लिखा। अब चलते हैं मयंक के पास। तो मयंक ने क्या किया है, 2 उदाहरण लिए, एक मुझे जानता हूँ, एक को मैं दूसरे को, दोनों को जानता हूँ एक्चुअली। तो कमरुद्दीन के बारे में उन्होंने एक मेवात में साइकिल बनाई, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे साइकिल से काम करने वाले यंत्र लगा दिए। मेवात अजूबे साइकिल बनाई 2002 में, उनको इनाम भी मिला। हरिमोहन सैनी, मनोज सैनी, इन दोनों ने क्या किया था, ये मेरे ख्याल से शायद राजस्थान में बीकानेर के बच्चे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बीकानेर के थे। तो इन्होंने एक 5th व्हील लगाया था, मैं इनका देखा था, मैंने इनका प्रोटोटाइप, और उसको पावर किया था, बाकी चारों फ्री व्हील थे। तो गाड़ी की बैलेंसिंग आराम से होती थी, डिफरेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दोनों व्हील को उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर, और सेंट्रल व्हील से उन्होंने चलाने के लिए तरीका बनाया। इंटरेस्टिंग आइडिया, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। किसी ने सोचा नहीं था कभी, किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने सोचा नहीं था कि भाई एक हम फंक्शनल व्हील बनाएंगे, बाकी चारों को हम सिर्फ एक बैलेंसिंग के लिए रखेंगे। अच्छा आइडिया, आइडिया बुरा नहीं है। साइकिल के अंदर हम बैलेंसिंग व्हील लगाते ही हैं, तो उसने कार में लगा दिया, और ये इसने प्रोटोटाइप बनाई थी। फिर आगे चलते हैं। हिमांशु ने क्या कहा, बोला बीकानेर के जो गोल्ड पेंटर हैं, सोने का जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ऐसा ब्रश इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत बारीकी से पेंटिंग हो जाती है। भाई मैं भी देखना चाहूंगा उस ब्रश को, और हमें देखना होगा कि उस ब्रश में बालों को कैसे सजाया गया, कि अगर एक एक बाल जितनी लाइन खींचनी है तो वो भी खींच पाते हैं। देखो हम लोग इटली से और कहाँ कहाँ से, जर्मनी से इंपोर्ट करते थे ब्रश अच्छी क्वालिटी। हमें नहीं मालूम कि हमारे पिछवाड़े में ही एक इतना अच्छा ब्रश बनाने का ज्ञान है। वो कौन से बालों से, किस जानवर के बाल से बनाते हैं, वो भी हमें देखना होगा। पूरा विज्ञान समझना पड़ेगा इसका, उसका टॉर्क समझना पड़ेगा, उसका टॉर्क कितना है, कैसे वो लाइन को सीधा खींच पाता होगा। उसमें टेंशन होगी थोड़ी सी, तभी तो रहेगा सीधा वो। अगर बहुत ज्यादा मुलायम होगा तो मुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो लाइन को सीधा नहीं खींच पाएगा, उसको फ्रिक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी लाइन। तो सही उसके अंदर कैसे तनाव पैदा होता है उसका, ये लगने में छोटी बात है, उनको लगता है साधारण सी बात है, लेकिन जिन लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग किया है, बहुत बारीकी से लाइन खींची है, उन्होंने ब्रशों का भी आविष्कार किया है। उन ब्रशों के विज्ञान को तो हमने समझा ही नहीं। उसने बताया कि उसके आसपास ही किसी ने एक स्टार्टअप बनाया है, जो बीकानेर में ही ईशान करके, dealmyself.in वेबसाइट पे खाना और रूम कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में वो चलाते हैं। एक पॉटर है, उसने बर्तन बनाया है बीकानेर के आसपास गांव में, जिसको नीचे से पानी भरते हैं, देखिए तो सही आप, और वो पानी निकलेगा नहीं उसका। मैंने देखा है ऐसा बर्तन, ठंडा रहता है गर्मी के अंदर भी, क्योंकि ऊपर से कोई ओपनिंग नहीं है उसकी। अब आप सोचिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हिमांशु ने कम से कम कोशिश तो की अपने अपने आसपास ढूंढने की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है हिमांशु, और कोशिश करो, उनको अध्ययन करो, उन चीजों का समझो, उसको उनसे बात करो, पूछो कि ये ब्रश के बारे में मुझे और समझाइए। फिर मुझे ये पता करो कि क्या अलग अलग रंगों के लिए, जैसे सोने का रंग था, अलग अलग रंगों के लिए क्या अलग अलग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, या एक ही ब्रश से सारे रंग हो जाते हैं, क्या कोई उसमें भी कोई थोड़ा फर्क है, रंगों की डेंसिटी के ऊपर भी कुछ ब्रश का असर पड़ता है क्या, पड़ेगा शायद, बताएंगे वो, तो उनसे पूछना पड़ेगा। और जो पॉटर है उनसे पूछो, उनके मन में कुछ और विचार आ रहा है क्या, कोई और बर्तन बनाने का क्या दिक्कत आ रही है उनको उसके अंदर। हो सकता है कि ये एक नया प्रोडक्ट हो, ये नया आप इसका एंटरप्राइज बना लें, पूरे देश में इसका व्यापार हो, हम सब खरीदेंगे बीकानेर का बर्तन, पानी का बर्तन क्यों नहीं खरीद सकते भाई। मिट्टी कूल जो है मनसुख भाई प्रजापति, उसने फ्रिज बनाया मिट्टी का, 40 देशों में बेचता है वो आज। बीकानेर की खाली भुजिया नहीं बिकेगी, बीकानेर के मिट्टी के बर्तन भी बिकेंगे, पूरी दुनिया में बिकेंगे। लोग देखेंगे, कौतूहल वर्ष देखेंगे कि भाई देखो ये पानी नीचे से भरा पानी निकलता ही नहीं है, कैसे चला जाता है अंदर,
फिर कैसे निकालते हैं उसके अंदर से पानी को, वो सब बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस कोशिश को, आपने अच्छा किया हिमांशु। इसको आपके जो मित्र हैं उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, आपके घर के माहौल का अभिनंदन करता हूँ कि आपको प्रेरणा मिली अपने आसपास देखने की। बच्चों जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया। चिराग ये भी शायद बीकानेर का ही है, एक चुरू का है, मुझे ध्यान नहीं है। उसने बड़ा अच्छा काम किया। मंगूराम मीना जी हैं अलवर के, अब शायद उसके घर के आसपास रहते होंगे। उन्होंने मेथी को चने के साथ में बो दिया, 1 किलो मेथी 10 किलो चने। बच्चों सब विश्वास करना मेरा, मैंने पूरा देश चल के देखा, ये वाली जानकारी जहां तक मुझे याद आ रहा है हमारे हनी भी डेटाबेस में नहीं है। तो आपने एक ऐसी बात थी जो मुझे पता नहीं थी। अब आप ये सोचो, आईआईएम का प्रोफेसर है, आईआईटी पढ़ाता है, लेकिन उसको भी नहीं मालूम थी। मतलब ऐसी बातें हैं आपके आसपास, जो कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो कोई, उसको नहीं मालूम है, तो उसको मान लेना चाहिए। हमको मैं सभी प्रोफेसर साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, ममता जी एक बात है जो हम सब टीचर्स के लिए लागू होती है, जब हमें कोई नई बात महसूस हो और हमें नहीं मालूम, तो हमें क्लास में मान लेना चाहिए। बच्चे जी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। बच्चे तुमने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, मैंने कभी सुना नहीं था इसके बारे में। बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, उसको लगेगा अच्छा टीचर भी हमसे सीखते हैं। हाँ भाई सीखते हैं, इसमें क्या फैक्ट है। मैं बता रहा हूँ ना सबके सामने रिकॉर्ड पर, आप रिकॉर्ड करिए ना इस बात को कि मैंने नहीं सुना था इसका, कि टर्माइट कंट्रोल के लिए 1 किलो मेथी अगर 10 किलो चने के साथ हम बो देंगे, क्योंकि दीमक जो है वो सूखी जमीन में ज्यादा लगती है। अब उसने बताया अब किस वजह से है, देखिए ये फेनुग्रीक की कड़वाहट उसने सोचा है, लेकिन कोई भी कारण हो, उसके एक्सीडेंट होंगे, क्या होगा ये। और उसने बताया कि इसको ड्राई मास में भी डाल देते हैं, यानी जब हम अनाज इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर मिला देते हैं। बड़ी अच्छी बात, स्टोरेज के अंदर उसने इस्तेमाल किया। ये बात समझने वाली है, अच्छा प्रयोग है। ये भी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। खीर पंचारिया हैं, इनके पवन शायद इनके भाई होंगे, कौन है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के में बूंदी के अंदर 25,000 लोगों को शपथ दिलवाई और टॉयलेट जो थे बनवाए। मैरिज कम्युनिटी मैरिज प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लोगों ने अभी क्वांटिफिकेशन को काफी कम कर दिया। अच्छी बात। जितेंद्र सिंह के बारे में उदाहरण लिया, एसपीएनआईटी से पास हुआ है, उसने लोगों को बैलेंसिंग के लिए मतलब का प्रोग्राम बनाया, बढ़िया चीज है। मतलब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की तरफ भी जाना है। ऐसा काम जो लोगों ने मिलकर किया है वो भी ढूंढना है हमें। इनोवेशन खाली व्यक्तिगत रूप में नहीं होती है, लोग मिलकर भी करते हैं, और जो मिलकर करते हैं उनको भी ढूंढना है हमको। बहुत अच्छा लगता है। अब इसने क्या किया, दीपशिखा माथुर ने, अजमेर की बच्ची ने, उसने कहा, उसने यंग आइकॉन ढूंढे भाई। उसकी खोज, उसका लगा मुझे तो मेरे जैसे लोग चाहिए जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया। तो उसने 2 उदाहरण चुने, एक को हमने पुरस्कार दिया है, दूसरे को मैं उसके बारे में बात कर रहा था। अंकिता ने क्या किया, आईआईएम कलकत्ता की विद्यार्थी थी, उसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया, गांव में आ गई। पहले जयपुर में उसने डेरे वाले कुछ इंडस्ट्री करी, उसके बाद में पिताजी की मदद करी, और पूरा अपनी जो डेयरी है दूध की उसको मॉडर्नाइज कर दिया, और उसने उसका दूध सब जगह बेचना शुरू कर दिया, खूब अच्छे मुनाफे के साथ में। बढ़िया। नारायण लाल गुर्जर की बात बताना चाहता हूँ आपको, उदयपुर का विद्यार्थी, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड ईयर में था उस समय। उसने हमारे पास एक एंट्री भेजी। अब हमारा इनाम जो हम देते हैं जनरली वो देते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, लेकिन इसने काम किया बड़ा अच्छा। इसने एक ग्रोथ प्रमोटर बनाया, पॉलीमर निकाला, जो फ्रूट के स्किन, केले का छिलका है, संतरे का छिलका है, वो लिया, सब्जियां ली, और डॉम हॉस्टल के बीच में जो जगह होती है जमीन, वहां पर इसने प्रयोग किया। उसके फोटो भेजे हमको, इसका इतना अच्छा ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट है। हमने कहा इस बच्चे को तो हम पुरस्कार जरूर देंगे। एक तो इसने कभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं माना, जो खेत नहीं है तो बोला कोई बात नहीं, मेरे तो हॉस्टल के पास में जगह है ना, वहीं कर लूंगा प्रयोग में। ऐसे बच्चे जो अपने आसपास साधनों को देखते हैं, उनको उनको अवसर दिखते हैं और बच्चों को बाधाएं दिखती हैं। बच्चे ये बात समझने वाली है। ये बच्चे को जापान में सेलेक्ट किया गया था लॉकडाउन में, वो वहाँ फंस गया, अभी शायद वापस आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन इसको कभी बुला लेना, इसकी बात भी कराइएगा बच्चों से। मुझे बहुत खुशी होती है। 30 देशों के लोगों ने, बच्चों ने अप्लाई किया था एक फेलोशिप के लिए, सिर्फ नारायण का सिलेक्शन हुआ। जो जापान गया वो अभी तक हाल में, तो जो मेरी बात हुई थी अप्रैल में, मार्च में, तो जापान में था वो, और उसको वहाँ से यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा मदद मिली है इंक्यूबेशन के अंदर। मतलब ऐसे बच्चे जो एक अच्छा प्रोडक्ट बना देते हैं, वाटर पॉलीमर रिटेंशन का, वाटर रिटेंशन का प्रोडक्ट बना दिया, 20 साल का तो कुल है ही,
उसको जापान जाने का मौका मिल गया, उसको ज्ञाति अवार्ड में राष्ट्रपति भवन में आने का मौका मिला था, और अभी तो बहुत सारी मंजिलें पानी है उसको, अभी तो क्या पाया है उसने। तो मैं इसको बंद कर दीजिए, उसको शेयरिंग को बंद कर दीजिए। तो जो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे सभी साथियों से कि मुझे तो ऊर्जा मिली इन सबको पढ़कर, और मुझे लगा कि हमारे बच्चों को आपने जो संदेश दिया है वो उनके समझ में आ रहा है। किसी की ज्यादा किसी के कम, वो तो होता है हमेशा, शुरुआती तो है। अभी टाइम कितना हुआ, मुश्किल से 2 महीने हुआ। आपने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चरण ने कहा कि हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपने थोड़ा टाइम दिया होगा बच्चों को, लेकिन इस काम की ऊर्जा अगर बनाए रखनी है डॉक्टर साहब, तो हमें ना इन बच्चों को महीने में एक बार खटखटाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि बच्चों अभी देखो, और हम जब ढूंढे इनके विचारों को, तो हमें बड़ा ईमानदारी से वैसे विचार चुनने हैं जो हमें नहीं मालूम है। और मैं भी आपकी मदद करूंगा इस काम के अंदर चुनने में। जैसे आज मैंने देखी, मैंने आज 2 ही स्प्रेडशीट देखी है, अभी तो आपने, ममता जी ने काफी सारी भेजी थी, मैं नहीं देख पाया। मैं देखूंगा बाकी को, और उनके भी मैं सिलेक्शन करके आपको भेजूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे विचार। अच्छे का मतलब ये नहीं कि बाकी विचार अच्छे नहीं है, मतलब जो औरों से थोड़ा बेहतर है, या उनमें कोई नई डायमेंशन आ रही है। जैसे हमने कहा, किसी ने अपने घर के पीछे देखा, किसी ने खेत में देखा, किसी ने समाज में देखा, किसी ने पूरे देश में देखा। अलग अलग तरीके से लोगों की दृष्टि है। सबसे बड़ा फायदा जो है बच्चों, आप लोगों के प्रयासों से और विद्यार्थियों के प्रयास, अध्यापकों के प्रयासों से, ये सबसे अच्छा काम है। हमारे पास टीचिंग मटेरियल के लिए बहुत सारे उदाहरण इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब हमें उदाहरण देने होंगे क्लास के अंदर हमारे प्राध्यापकों को, हमारे साथियों को, तो वो जो जो विषय है उसके विषय के अनुसार, अगर उनको एरोडायनेमिक्स का देना है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन का देना है, उनको हीट ट्रांसफर का एग्जाम्पल देना है, उनको वाटर कंजर्वेशन का एग्जाम्पल देना है, उन्हें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एग्जाम्पल देना है, उनको उनको फर्नेस का एग्जाम्पल देना है, स्मेल्टिंग का एग्जाम्पल देना है, तो वो एग्जाम्पल अब आपके उदाहरण से निकलेंगे बाहर। और फिर जब एग्जाम्पल देंगे तो स्टूडेंट पूछेगा, सर आपने इसमें कुछ और संशोधन करवाया क्या? तो टीचर को जवाब देना पड़ेगा, भाई भाई ऐसा है, तुम लोग मिलकर करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम भी करो, हम मिलकर करते हैं इसका संशोधन। तो मतलब स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर भाई, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में आधारभूत परिवर्तन आने वाला है। डॉक्टर सिंह, प्रोफेसर सिंह साहब, आपके प्रयासों से इसी वर्ष के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होंगे और थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट होंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रोजेक्ट का एक आप कोर्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप वाइस चांसलर हैं डॉक्टर चरण से, आप तो मॉडिफाई कर दीजिए करिकुलम को, कम से कम 2-3 क्रेडिट का, यानी कि 2-3 कोर्स की जगह एक प्रोजेक्ट कोर्स करें। वो जिस प्रोजेक्ट कोर्स में जो इनोवेशन या ट्रेडिशनल नॉलेज वो सेलेक्ट करेंगे, उसके पूरे विज्ञान को इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से स्टडी करेंगे उसको। वो उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अगर स्टडी करेंगे वो भी करेंगे, उसके अंदर हीट ट्रांसफर है, एनर्जी का है तो वो भी करेंगे, उसमें केमिकल्स का है तो केमिकल करेंगे, उसमें सिरेमिक है तो सिरेमिक का भी स्टडी करेंगे, उसमें हीट ट्रांसफर का है तो हीट ट्रांसफर का भी करेंगे, उसके अंदर हीट एक्सचेंज का है तो वो भी करेंगे। मतलब जो भी डायमेंशन, जो भी डिसिप्लिन आ रहा है उस तकनीक में, उन सबका अध्ययन करेंगे, तो राउंडेड इंजीनियर बनेंगे। वो उनको सारी डायमेंशन मिलेंगे। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर वो मिलकर प्रोजेक्ट करना चाहें तो उनको अलाउ कर दीजिए। तो मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट मार्केट देखेगा, उसकी सप्लाई चेन देखेगा, उसके अंदर देखेगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पॉलिसी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में, वो पॉलिसी को एनालिसिस करेगा। टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी देखेगा। ये काम हो नहीं रहा है कहीं पर भी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करेंगे और होना तो चाहिए ये, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि विद्यार्थियों को इलेक्टिव्स अलग अलग विषय के लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पॉलिसी में तो लिखा हुआ है ये, कोई तो करे इस काम को, पहले आप करेंगे, पहले आप करेंगे तो बाकी देश को भी रास्ता मिलेगा और लोग मानेंगे कि देखिए बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने वो प्रयोग कर लिए जो करने। अभी मैं प्रवीण जी के कुछ उदाहरण की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिए। 3 चीजें होती हैं किसी भी डिजाइन में, कम से कम 3 चीजें, फॉर्म, फीचर एंड फंक्शन। उन्होंने ग्लास के फॉर्म का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने फंक्शन का भी एग्जाम्पल लिया, उन्होंने फीचर भी बताए, अलग अनन्य फीचर फुट के भी बताए और चीजों के बताए। तो विद्यार्थियों को भी समझना पड़ेगा, जब किसी तकनीक का अध्ययन करते हैं तो फॉर्म, फीचर, फंक्शन तीनों का अध्ययन करेंगे। फॉर्म फंक्शनल भी हो सकती है, खाली डिजाइन के लिए हो सकती है। जब पानी का बर्तन नीचे से पानी भरता है उसके अंदर, तो फॉर्म चेंज कर दी, फंक्शन भी चेंज कर दिया, उसके फीचर भी नए आ गए। तो क्या क्या स्टडी किया उसका भी तरीका हमको बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। प्रवीण जी आप मदद करिए विद्यार्थियों की, कि उससे उनको पैरामीटराइज करने में आसानी हो जाए।
वो फॉर्म के फीचर्स को अलग ले लें, फंक्शन के फीचर को अलग ले लें, फीचर्स जो है बाकी को जो है उसको अलग ले लें, तो कम से कम उनको एनालाइज करने में तरीके से उसको समझ पाएंगे और उसको विश्लेषण कर पाएंगे। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। उनको मार्गदर्शन चाहिए होगा इस बात के लिए कि कैसे हम अध्ययन करें किसी भी तकनीक का, उसके लिए कैसे हम उसका फ्लो चार्ट बनाएं, कैसे उसके हम पैरामीटर्स बनाएं, किस पैरामीटर को कैसे चेंज किया गया है इस इनोवेटर ने, उसको समझें। इस सब चीज़ों के लिए हमें उनको सिखाना होगा बच्चों को, ताकि उनके जो अध्ययन है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सुधर सके। अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत पायनियरिंग इनिशिएटिव है। अभी मेरे लिए काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन ममता जी आप सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है बड़ा अच्छा है, और इस काम में गति को बनाए रखिए। बच्चे घर पर हैं, उनके समय का सदुपयोग भी हो रहा है। अभी और बहुत सा कुछ सीखना बाकी है, माता-पिता, दादे-दादा, ताऊ जी से, ताई जी से, और उनका नाम ज़रूर रखो बच्चों, उनका फ़ोटो भी भेजो साथ में। बुज़ुर्गों का सम्मान करना हम सबको आना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा संस्कृति के प्रचायक है। जो संस्कृति बुजुर्गों का सम्मान करती है, वो सम्मान पाती भी तो है ना जब वो बड़े होते हैं तो। तो बच्चों, अगर ऐसा समाज चाहिए जिसमें हम एक दूसरे की देखभाल करें, हमें अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में नहीं डालना पड़े, तो ऐसी स्थिति नहीं चाहिए ना हमें। हमारा समाज तो हमें पश्चिम की दिशा में नहीं ले जाना है, हमें अपनी दिशा ढूंढनी है, अपनी एक सहृदय दिशा, एक कंपैशनेट सोसाइटी बनानी है ना, जिसके अंदर हम एक दूसरे के लिए करुणा रखें, अपने मन के अंदर संवेदना रखें। तो ज़रूरी है कि हम उनका सम्मान करें। सम्मान का मतलब है उनका नाम, उनकी आयु, अगर उन्होंने किसी से सीखा है तो उनका नाम। अब देखिए प्रवीण जी ने रामचंद्र जी का नाम लिया, जिन्होंने सबसे पहले, और डॉक्टर सेठी का भी नाम लिया उन्होंने। चाहते तो ना लेते नाम, लेकिन लिया उन्होंने, क्योंकि एक श्रमिक और एक डॉक्टर दोनों ने मिलकर जयपुर फूड का निर्माण की शुरुआत की। बाद में बहुत सारे परिवर्तन हो गए इसके अंदर। मेहता जी ने काफ़ी लोगों को जोड़ा, काफ़ी लोगों को लाए, वो अच्छा सुधार हुआ, वो बात सब अच्छी है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, वो नहीं भूलना चाहिए हमको। हमें श्रेय देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कभी। चाहे वो हमारे अपने ही हों, तो भी हमें श्रेय देना चाहिए सही तरीके से। उनका नाम लिखिए सम्मान के साथ, उनकी आयु लिखिए, उनका पता लिखिए, उनका फ़ोटो भेजिए, और थोड़ा जहाँ तक हो सके अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं उनकी बात को, तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए छोटा-सा। तो कल को वो भगवान ना करे जब कोई भी जिला जाता है ना, तो कई बार कुछ विवरण होते हैं जो आपको लगेंगे महत्वपूर्ण नहीं है, आपने 2 लाइन में लिख दिया बात को, लेकिन जब प्रोफ़ेसर सुनेंगे उनकी बात को या हम लोग सुनेंगे, हो सकता है हमें उसमें से कुछ और नई बात मिल जाए जो आपसे छूट गई। इसलिए अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए। ये ओरल हिस्ट्री, ओरल डॉक्यूमेंटेशन का, ओरल टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयास हो रहा है। इसके अंदर मुझे बहुत खुशी है। हनी बी मैगज़ीन में हम छापेंगे अच्छे उदाहरणों को, ये भी मैं आपसे वायदा करता हूँ। आपके और आपके दादा के नाम के साथ, आपके और आपने जिन इनोवेटर को ढूँढा उनके नाम के साथ, आपके और जो आपने आर्टिस्ट ढूँढा जिसने ब्रश बनाया उसके नाम के साथ, हम इनको छापेंगे भी। आपके ब्लॉग पे तो जाएगा। मैं अभी, एक हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है ज्ञान संस्था, अनामिका मेरी साथी हैं, कभी मैं उनकी आपसे बात करवाऊँगा पूरी ज्ञान टीम से। तो वो उसके सीईओ हैं। तो एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट एक यूएनडीपी हेडक्वार्टर के साथ में, जिसमें हम 78 देशों में इनोवेशन एक्सेलरेशन लैब है, इनोवेशन एक्सेलरेशन लैब यूएनडीपी ने बनाई है। आप वेब पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। उनको हम पढ़ा रहे हैं अभी, एक कोर्स पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है मिस्ट, मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव इनोवेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। 78 देशों के सॉल्यूशन मैपर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स, मैं भी अपनाने का भी इसमें शामिल हूँ। वहाँ मैं आपको उदाहरण दूँगा। आपने अनमेट नीड जो लिखी हैं, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा उनको, बहुत जनरल है अभी। पानी की कमी है, पानी का स्तर बहुत नीचे हो गया। ये बात तो राजस्थान के अंदर होनी ही है, उसके अंदर उससे मुझे पूरी, आपने लिखा है नमक बहुत है, ठीक है। अब लिखिए कौन-सा नमक कैसा नमक है? कौन-सी फसल होती है उस पानी से, कौन-सी नहीं होती है? क्षार जो है वो क्या धरती के ऊपर सफ़ेद-सफ़ेद जम जाती है? एल्कलाइन है, कौन-सा सॉल्ट है उसको पता करो भई। कितनी मात्रा है, कंडक्टिविटी मेज़र करो। आपको सिंपल कॉपर कॉइल से आप कंडक्टिविटी मेज़रमेंट का डिवाइस बना सकते हो। कंडक्टिविटी मेज़र करो, आप अपने आप मेज़र करोगे, आप उसके लिए बाज़ार से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब छोटे-छोटे से प्रयोग करिए आप, पैरामीटराइज़ करो, जितनी प्रिसाइज़ली आप ऑब्ज़र्व कर पाएँगे इन्फॉर्मेशन को, उतने ही अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ बनेंगे आप, उतने अच्छे इंजीनियर बनेंगे। हमें हर चीज़ को मेज़र करना, नापना हमारा धर्म है, एक इंजीनियर का धर्म होता है। वो किसी बात को जनरल कैटेगरी में नहीं राइट कर सकता। सर पानी ज़्यादा है, कम है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। वो बताएगा सर हमारे यहाँ पिछले 10 साल का मैंने डेटा लिया अपने घर से, हर साल करीबन 10 फुट या 8 फुट, या पहले 10 था फिर 8 फिर 12, ऐसे मेरा हर साल पानी का स्तर जो गिर रहा है,
ये एक केवल मैंने 10 साल का डेटा दिया आपको, हमारे अपने ट्यूबवेल का डेटा। क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी का खर्चा सर बढ़ रहा है, मुझे सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ता है। किसी ने लिखा है कि सबमर्सिबल पंप से भी ज़्यादा गहराई से पानी। अरे भाई, वो पानी जो आप, कई 2 तरह के एक्वीफर होते हैं, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। अगर डिसकंटीन्यूअस है तो मतलब वो पानी जब धरती बनी थी ना, उस समय वो चट्टानों के बीच में फंस गया था। उस पानी को अगर आप निकालेंगे तो पानी फिर दोबारा नहीं जाएगा, वहाँ पर रिचार्ज वाटर नहीं पहुँचता है। लेकिन सीकर में ही सुनाराम जी हैं जिन्होंने लाखों गैलन पानी इस साल बचाया है, अगले साल तक रहेगा उनके खेत में। 1 हेक्टेयर ज़मीन में, 1 एकड़ ज़मीन में उन्होंने कितना सारा पानी जमा लिया, पूरा पॉन्ड बना दिया। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, उनको देखिए आप, उनको बुलाइए कभी, उनसे बात कीजिएगा। तो जो समस्याएँ हैं, उनका उनकी परिभाषा और ज़्यादा प्रिसाइज़ होनी चाहिए, और ज़्यादा सफाई के साथ, नफ़ासत के साथ, मेज़रमेंट के साथ लिखिए, ये दिक्कत है। कहीं कहीं पर किसी फसल के अंदर दिक्कत आ रही है, कहीं पर किसी ज़मीन के अंदर दिक्कत आ रही है, अंडर यूटिलाइज़्ड रिसोर्सेज़ की बात हुई थी, तो उनका साइंटिफिक नेम भी पता करिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, रेंज ऑफिसर हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जनरली उनको पौधों की काफ़ी जानकारी होती है। अगर कोई बॉटनिस्ट नहीं मिल रहा है, और नहीं तो उसका एक हर्बेरियम शीट बनाइए। ममता जी आपको सब बॉटनी के किसी प्रोफेसर से बात करवा देंगी, वो आपको बता देंगे पौधों को कैसे करना है। अखबार के अंदर बीच में तह में 3 दिन सीधा रखना है, या 2 दिन सीधा फिर 2 दिन उल्टा रखा, ऐसे 10 दिन रखेंगे छाया के अंदर, तो उसकी बिल्कुल परत बन जाएगी एक पौधे की। उसको चिपका लिया आपने, वो हर्बेरियम शीट बन गई, उसमें से नमी निकल जाएगी। उस चीज़ को फिर हम आइडेंटिफ़ाई करा सकते हैं किसी भी साइंटिस्ट से। जोधपुर में मेरे ख़्याल से वो भी हैं, शायद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफ़िस भी है, तो रीजनल ऑफ़िस वहाँ पर है, तो उनसे करवा सकते हैं, जिस पौधे की जानकारी नाम नहीं मिल पाया आपको। ऑथेंटिकेट सैंपल होगा, फिर उसके बारे में क्या-क्या उसके उपयोग हैं, उन पे शोध करिए, साइंटिफिक नेम मिल जाए आपको। तो आपको पता चलेगा, अरे! इस पौधे के इतने सारे गुण थे, हमें तो मालूम नहीं था। तब आपके मन में आएगा, चलो मैं ये उद्यम लगाता हूँ, मैं ये वाला इसके अंदर से एसेंशियल ऑयल निकालूँगा, या ये वाला एंजाइम निकालूँगा, या ये वाला एक्सट्रैक्ट निकालूँगा, फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट निकालूँगा। हो गया एंटरप्राइज़ शुरू। बढ़ गए हमारे कदम आत्मनिर्भरता की तरफ। मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछली बार, फिर बताता हूँ कि जो हमने जब अलवर में शोध यात्रा की थी, तो वहाँ पर अड़ूसी का जो पौधा है, खेत सड़क के दोनों तरफ बेहिसाब उगता है बरसात के अंदर, अभी भी हुआ, अभी होगा खेत के अंदर, ज़मीन में होगा, जो उस क्षेत्र के हैं, अलवर के, उनको पता होगा। और आप बताइए, सोचिए ज़रा, अगर हमने उससे खाँसी की दवाई, टब बसाका जो है, अधचोड़ा बसाका, उसी पौधे का नाम है। अपने आप उग जाता है बारिश के अंदर, कोई बीज नहीं डालता उसका, क्योंकि फैला हुआ है इतना सारा। अब अगर आप खाँसी की दवाई उससे बनाएँ अलवर के अंदर, तो अलवर पूरी दुनिया की खाँसी की दवाई सप्लाई कर सके, इतना अधचोड़ा बसाका वहाँ होता है, पूरी दुनिया को, खाली हिंदुस्तान को नहीं। वहाँ तो कोई यूनिट लगी नहीं है अभी, लगाओ ना यूनिट भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट लगाओ, पढ़ाएँगे आपको, डॉक्टर साहब बताएँगे, आपको जो केमिस्ट्री के, केमिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर हैं, वो बताएँगे कैसे मिलता है। बाज़ार में मिलता है, लेकिन आप बनाओ खुद, तो और भी अच्छी बात है। एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ, एक ओला है, क्या नाम उसका, पूरा फर्स्ट नेम, तो उसने एक बॉयलर बनाया है, पहले उसने उसको बनाया था, खोए के लिए बनाया था। अब उसने वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्रीज को बॉयलर सप्लाई करता है। यंग लड़का है, मुश्किल से 25 साल का भी नहीं होगा, 10वीं पास। मैं उसकी फैक्ट्री को इनॉग्रेट करने गया था 5 साल पहले, जयपुर के रास्ते पर। और उसने क्या किया, जो स्टीम निकलती थी बॉयलर से, उसको रिसाइकिल किया, तो 60% ऊर्जा और 80% वाटर की, पानी की बचत करी। ऐसा बॉयलर बनाया, यानी कि गाँव, हमारे राजस्थान का एक छोटा सा लड़का अब बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को बॉयलर सप्लाई कर रहा है। ओला उसका सरनेम है, फर्स्ट नेम अभी आ जाएगा दिमाग में। तो मतलब इस तरह की जो खोज आस-पास हमारे हो रही है, हमारे को जो बच्चों का इंटरेस्ट हो एंटरप्राइज़ में, उनकी विज़िट करानी चाहिए ऐसे, जब माहौल सुधर जाए, सेफ्टी हो जाए, या कम से कम ऑनलाइन उनसे बात करा दी। अभी मैंने जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते की वर्कशॉप की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, 15 इनोवेटर्स को, 3 को हर रोज़ बुलाते थे। 15 इनोवेटर्स की ऑनलाइन उनकी टॉक करवाई बच्चों के लिए और प्रोफ़ेसर्स के लिए। कि जब सुनते हैं ना ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने खुद एक समस्या का हल किया है, तो निश्चय ही अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। अरे भाई, बड़े लोगों ने किया होगा, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने किया, उससे विश्वास नहीं बनता। विश्वास बनता है मेरे आस-पास किसी ने किया, उसका उदाहरण मैंने सुना, तो मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो जो अंडर यूटिलाइज़्ड रिसोर्स है, उसमें थोड़ा-सा और मेहनत करने की आवश्यकता है, उसको और थोड़ा प्रिसाइज़ करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के ज्ञान है, उसको नाम के पते के साथ लिखना है। हमें जब ढूँढनी है इनोवेशन, तो हमने अपने आस-पास भी ढूँढनी है, दूर भी ढूँढनी है, दोनों काम बड़े अच्छे किए हैं। और आपके मन में कुछ विचार है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने शुरू में एग्ज़ाम्पल दिए थे, तो उनको भी लिखना है। उसमें भी हम देखेंगे कि कौन से विचार ऐसे हैं जो काफ़ी मौलिक हैं, और कौन से विचार आपको
आप बच्चों एक काम करो, प्रायर आर्ट सर्च मैंने शायद पिछली बार बताया था, आप थोड़ा वेब पे सर्च कर लो जो अपना आइडिया लिखते हो, क्या मेरे आइडिया पे काम हो चुका है? अगर हो चुका है थोड़ा आगे चलो उससे। जिस काम को जो हो चुका है उसी को लिखोगे तो फिर मौलिकता नहीं आ पाएगी ना। और जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर काम में मौलिक होना चाहिए, कई बार आइडिया मौलिक नहीं होता है लेकिन उसका जो व्यवहारिकरण है उसका वो मौलिक होता है। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा, काफी समय लिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एनर्जाइज फील कर रहा हूँ, बहुत ऊर्जा मुझमें है इस समय। तो मैंने आपकी 2-3 चीज पढ़ करी, मुझे लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ये काम बहुत दूर तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो शीट्स पढ़ी, विद्यार्थियों के जो रिस्पॉन्सेस थे उनको आपने जिस तरीके से मार्गदर्शित किया, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमें भी एक गाइडेंस मिली है और विद्यार्थियों को भी एक गाइडेंस मिली है कि हमें किस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। कुछ क्वेरी सेशन के दौरान कुछ प्रश्न हैं हमारे साथ, हैंड रेज किए हुए हैं। मानसिंह जी सैन ने हैंड रेज किया है। लक्ष्मण सर यदि आप उनको माइक दे दें तो वो अपना प्रश्न शेयर कर सकते हैं। लक्ष्मण सर, आप माइक मानसिंह सैन जी को दे दें। जी मैडम, दे रहा हूँ। हेलो मैम। जी सर, अपना प्रश्न रखिए सर, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। एक क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि सर जो 8 सेम है और 7 सेम है उसमें प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट जोड़े जाएं या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि सर थ्योरेटिकली जो करते हैं ना, मैंने देखा है 70% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, थ्योरेटिकली को बस उस दिन पेपरों से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं सर। और बनाते तो है नहीं सर, बाजार से खरीद लाते हैं, उससे फायदा क्या है मैम? खुद को बनाना चाहिए ना मैम। अब बहुत गंभीर बात है। उसके लिए जानकारी मैम, थोड़ा सा स्टूडेंटों को जानकारी प्रैक्टिकली समझाएं तो फायदा है। अब जी हम थ्योरी जी आप हाँ नहीं, ठीक है, अच्छी बात कही। मैं डॉक्टर चरण को छोड़ दूंगा, डॉक्टर चरण जवाब देंगे, आपके डॉक्टर चरण जवाब देंगे, इसका वाइस चांसलर साहब जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्रोजेक्ट्स में हमें अलग अलग स्टेज के फोटोग्राफ लेने चाहिए। यस और जब सर, उनका मूल्यांकन करें तो उसके सर्किट्स को हम तोड़ दें, तारों को जोड़ दें, बोले अब तू ठीक कर इसको, मतलब यस कि सर, उसने खुद बनाया कि नहीं बनाया, इसका बड़ा सख्ती से मूल्यांकन होना चाहिए। तुमने यस बहुत सर, मेरे दुख की बात कह दी। मुझे बड़ा दुख है कि इस देश में एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है प्रोजेक्ट बेचने वाली, और यस वो सर, हमारे बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा पहुंचा रही है। तो इसलिए तुमने जो बात कही है मुझे अच्छा लगा, तुमने सच बोला है, और ये बहुत पीड़ा का विषय है, क्योंकि बच्चे महसूस नहीं कर रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, वो आगे जीवन भर उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने मतलब एक समझौता करके और पूरा कर दिया। और हमारे अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दें, फेल कर दें। कोई विद्यार्थी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बाजार से प्रोजेक्ट लाने की, क्योंकि आप पता कर सकते हैं जिस तरह से आप उसका मूल्यांकन करेंगे आपको पता लग जाएगा उस बच्चे ने खुद करा है या कहीं से लेकर आया है। क्योंकि स्टूडेंट सर मैंने देखा है, स्टूडेंट जो जी समय की सीमा है मानसिंह जी, और भी लोग बीसी साहब को बोलने दीजिए, बीसी साहब को बोलने दो, आप सुनने बात तुम्हारी सुन के अब बीसी साहब जवाब दे दें। हेलो, सुन लो बात का जवाब सुन लो। जी जो मानसिंह जी ने बात कही है निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। इस गंभीर बात को मैं आपको इस तरह से रखना चाहूंगा कि हम स्कूल एजुकेशन से देख लें कि क्रिएटिविटी के नाम से बच्चों के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे क्रिएटिविटी के काम या तो उनके माँ बाप करते हैं या उनके मोहल्ले में एक दुकान है वहां से वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो स्कूल में सजाते रहते हैं। इस तरह के वातावरण से निकल के बच्चे आते हैं जो आगे कॉलेज तक पहुंचते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी का भाव जो बच्चे में आना चाहिए और उससे उसकी जो आगे उत्कृष्टता बननी चाहिए वो वहीं से खराब होनी शुरू होती है। यहाँ निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अच्छा नहीं तो रिजेक्ट करें, लेकिन करने वालों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जिस काम के लिए आए वो सीखने के लिए आए। हमने प्रोजेक्ट उनको सीखने के लिए बनाया है, और मैं तो हमेशा से इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ये पूरा का पूरा सिस्टम अविश्वास पे आधारित है, मिसट्रस्ट पे आधारित है। हम बच्चे का एग्जाम लेते हैं, इन्विजिलेटर लगाते हैं इसलिए कि बच्चा नकल नहीं कर ले। इन्विजिलेटर पे विश्वास नहीं होता इसलिए उसके पीछे ऑब्जर्वर लगाते हैं।
ऑब्जर्वर पे विश्वास नहीं होता, उसके ऊपर अलग फ्लाइंग लगाते हैं। ये जो अविश्वास का सिस्टम है, इसको तोड़ने के लिए हम और विद्यार्थी सभी मिलकर ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत मौलिक बात कही है, लेकिन इसके लिए हम सभी एक साथ बराबर के जुड़े। और ये मैंने 40 साल तक आया, निर्माण जो हो रहा है, नहीं ठीक कह रहे हो आप। इसके लिए हमें कुछ मतलब ममता जी इसको लिख लेना, इसका हमें विधिवत तरीके से, प्रशासनिक तरीके से भी और मॉरल तरीके से, दोनों तरीके से इसका समाधान करना पड़ेगा। मैंने अपने एग्जाम में कभी इन्विजिलेशन नहीं करवाया, 40 साल तक आईआईएम के अंदर 5-6 को पढ़ाता था। मैंने कहा अगर विद्यार्थी इस लायक नहीं है कि उसको विश्वास किया जाए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार। मैं बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन नहीं सिखा पाया, आत्मनुशासन नहीं सिखा पाया, तो फिर मैंने क्या पढ़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई इसकी। बड़ी अच्छी बात कही, हमने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को भी इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, मुहिम के अंदर, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये परिवर्तन आना है, इसमें दो राय नहीं। सर मैं समझता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो इवोल्यूशन का सिस्टम सजेस्ट किया है कि वो टीचर ही तय करेगा, कंटिन्यूस इवोल्यूशन से तय करेगा कि विद्यार्थी कैसा है। ये नहीं कि एग्जाम ले लिया और उसने बहुत अच्छा लिखा है, वो बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो गया कि लिखा अच्छा है, ज्यादा याद रहता है, ज्यादा लिख पाया है, लेकिन उसके गुणों को देखेगा और तय करेगा। मुझे लगता है मैं बताऊं छोटी सी बात, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मेरे क्लास में मैं कहता हूँ विद्यार्थियों को कि भाई मुझसे अगर ए ग्रेड लेना है तो मुझे कुछ नया सिखाओ। अगर तुमने मुझे वही बताया जो मुझे पहले से आता है तो BCD तो मिल जाएगा, लेकिन ए ग्रेड नहीं मिलेगा। तो मतलब ए ग्रेड उसी विद्यार्थी को मिलना चाहिए जो अध्यापक को कुछ नई बात सिखाए, और प्राध्यापक को नम्र बनना चाहिए, कहना चाहिए भाई तेरे पेपर को पढ़ के मुझे ये वाली बात नहीं पता चली, मैंने सोचा नहीं। तो अपने आप एक माहौल बनता है, और विद्यार्थी भी याद रखते इस बात को, और जिंदगी भर वो एक प्रश्न बनता है, वो फिर जिससे करते समझ लेते हैं। तो हमें प्रशासनिक स्तर पर अध्यापकों को भी प्रयोग करना पड़ेगा कि वो थोड़ा प्रयोग करें इस बारे में। जी सर आप ठीक करें। मैं समझता हूं कि सबसे पहले शुरुआत अध्यापक से ही होनी चाहिए कि वो अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से वो ये साबित करें कि जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल विश्वास के आधार पे कर रहा है, तभी बच्चा उससे सीखता है। और हम इस बारे में हम प्रयास भी कर रहे हैं, अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं कि ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ चौक डस्टर तक बात करने का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि वहां से शुरू होता है, पहले क्लास में जाने से शुरू होता है और बात तक पहुंचना चाहिए, और उससे विश्वास हासिल होता है तो मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और फिर जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को भी उसको मदद करने की जरूरत है। आप आईएम में थे, आप पास ये फ्रीडम थी इस तरह की, हो सकता है ये फ्रीडम नई एजुकेशन पॉलिसी में सब टीचर्स तक जाने वाली है, और निश्चित रूप से टीचर की बहुत बड़ी परीक्षा है ये कि वो इसको कैसे लागू करता है ट्रू स्पिरिट में, अपने कंडक्ट से और अपने बिहेवियर और वर्क से। जी और थोड़ी देर और बैठ, कितनी देर रुकेंगे ममता? सर बस एक प्रश्न और है, एक ले लेते हैं सर प्रश्न। हाँ, ये कुछ मैनेजमेंट के विद्यार्थी जो हमारे साथ खोज सेल में जुड़े हुए हैं। चारण सर माइक एक ऑन है आपका, डिस्टर्बेंस सर एक। तो जो विद्यार्थी मैनेजमेंट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं सर, वो इस असमंजस में रहते हैं कि हम किस तरीके से आइडियाज दें, हमारे क्या इनोवेशंस हैं, हम कैसे तकनीकी रूप से जुड़े। कुछ काफी समय से ये प्रबंधन के विद्यार्थी हमसे प्रश्न कर रहे थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक विद्यार्थी था सिद्धार्थ शाह, मेरे सीनियर कोर्स में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नॉलेज नेटवर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कोर्स पढ़ा था। अभी शुरू हो रहा है वो कोर्स इसी महीने में। तो उस कोर्स में उसने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया क्लास के अंदर। हर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो उसने प्रोजेक्ट किया है ऑनलाइन फार्मेसी का। कब? 2010 में। 2010 में किसी ने सुना नहीं था ऑनलाइन फार्मेसी, कोई कानून नहीं था जो परमिट करता था कि दवाई सिवाय केमिस्ट के, और उसमें भी बी फार्मा का बंदा खड़ा होगा उसके पास तभी वो दवाई बेच पाएगा, ऐसा कानून था। प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, बोला सर मेरे को क्या लगता है कि छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, उनको दवाई लेने में बहुत खर्चा आता है, अगर हम उनकी जरूरत को पूर्ण कर लें तो उनको हम डिस्काउंट दे सकते हैं। किसने सुना था दवाई में 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको? किसी ने सुना था ना? आज मिल रहा है लोगों को, सब फार्मेसी दे रही है ऑनलाइन फार्मेसी। शुरुआत किया उसका फार्मेसी नाम से उसकी कंपनी है, पहला ऑनलाइन फार्मेसी देश की उसने बनाई सिद्धार्थ शाह। शुरुआत कहाँ से हुई? क्लास के अंदर प्रोजेक्ट से। मेरे पास वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन अभी पड़ा हुआ है, उसको अपने बारे में बुला रहा हूँ क्लास के अंदर। मतलब आप सोचिए कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट से देश की नीति बदल गई, एक नई विधा खुल गई एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आज नेटमेड और 1mg और कितने सारे ऑनलाइन फार्मेसी आ गई, उसने शुरुआत की इसकी।
एक बच्चे ने। तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी तो बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। किसने कहा कि उनके पास नई चुनौतियां नहीं है या नए परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और बच्चा था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, तो उसने बोला कि सर सुबह हम लोग देर से उठते हैं कई बार, और रात को देर से सोते हैं, सारा जीवन क्रम हमारा गड़बड़ है, आप इतना काम दे देते हैं, रात को खत्म करते करते देर हो जाती है, हम लोग खाना भी ढंग का नहीं खाते। तो मैं सोच रहा था सब बच्चों को स्प्राउट्स मिलने चाहिए। तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते जब हमारी क्लास होगी तो तू सबको स्प्राउट खिलाएगा, और उसके बाद ये सर्विस शुरू करते कैंपस में। हम सबके घरों में मैं तेरे को सब्सक्रिप्शन दिलवा देता हूँ, अभी से दे रहा हूँ मैं तेरे को पैसे एडवांस में, हमारे घर के बाहर दरवाजे पर टांग देना चाहिए सुबह स्प्राउट का बैग, हम सब तेरे स्प्राउट को खाएंगे। उसने पूरा 2 महीने के दौरान, 1 महीना गुजर चुका था, 2 महीने बचे थे कोर्स के अंदर, उसने हैप्पी स्प्राउट के नाम से एंटरप्राइज चलाया, बाकायदा लोगों से पैसे लिए, स्टाफ रखा, गांव के अंदर ही जर्मिनेट किए, ग्रेन्स बांटे। मतलब बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दीजिए जिसमें वो एक्शन रिसर्च करें, एक्शन लर्निंग करें। खाली प्रोजेक्ट लिख के देने से काम नहीं चलेगा, उनको बोलिए आप छोटा सा एंटरप्राइज लगाओ, और अगर उसमें नुकसान होगा तो उठाओ, तो उसका रिपोर्ट लिखो उस एक्सपीरियंस की, कहाँ कहाँ तुमसे गलती हुई, कहाँ लॉजिस्टिक्स की गलती हुई, कहाँ सप्लाई चेन की गलती हुई, उसको लिखो। और फिर उसके बाद में उसके अंदर आपको ग्रेडिंग होगा। ग्रेडिंग इस बात पर नहीं होगा कि आप सफल हुए कि असफल हुए, ग्रेडिंग इस बात पर होगा कि आपने कितना अच्छा प्रयास किया और कितना अच्छा लिखा उस प्रयास को, बस। तो मैनेजमेंट के अंदर कौन कहता है कि प्रयोग नहीं हो सकते हैं? मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाए हैं बच्चों से इस तरीके के, जिसमें मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरा एक शोध यात्रा कोर्स है जिसमें विद्यार्थियों को हिमालय ले जाता हूँ। तो 2012 की बात है, तो एक विद्यार्थी ने कुछ शैतानी करी, तो मैंने उसको एक पनिशमेंट असाइनमेंट दी कि 1 से 12 तक के सीबीएसई का जो करिकुलम है उसकी स्प्रेडशीट बना दे। तो मतलब फिजिक्स के अंदर 1 से 12 के सभी टॉपिक, अगर विषय जब भी जिस क्लास से भी शुरू होता है, इंग्लिश के अंदर 1 से 12 के, और छठी क्लास के सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, मतलब 2 तरीके से स्प्रेडशीट अरेंज कर दी, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज। अब मैंने कहा इसके अंदर हमें हर ग्रिड में ओपन सोर्स कंटेंट डालना है, ताकि हम अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के पास मिलते हैं शोध यात्रा में, और उनको हम क्या देते हैं? कुछ नहीं दे पाते। ये कंटेंट उन बच्चों को मिलेगा तो वो बच्चे फिर बाकी बच्चों से मुकाबला कर पाएंगे। 2018 तक मैं कुछ नहीं कर पाया। 2018 में मैंने कहा मैं आपकी ओर लेके नहीं जाऊंगा तुमको हिमालय में, अगर तुम ये काम नहीं करोगे। 200 जीबी का डेटा उन्होंने 1-2 महीने में इकट्ठा कर दिया, और 75 जीबी का विकीपीडिया डाउनलोड कर लिया है ऑफलाइन। अब आप सोचिए, राजस्थान के बीकानेर के हर सरकारी स्कूल में अगर ये पहुंचाए, फिर पहुंचाएं कैसे? मैंने कहा भाई वहां तो वो नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं है। एक स्टूडेंट बोला सर आपने ओटीजी केबल नहीं सुना? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम ओटीजी केबल क्या होता है। बोला सर उसमें एक तरफ माइक्रो यूएसबी होती है, एक तरफ नॉर्मल यूएसबी होती है, आपका डेटा जो है पेन ड्राइव से सीधा स्मार्टफोन में चला जाएगा। अरे भाई काम हो गया। मैं अटका हुआ था कि भाई बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था ओटीजी केबल के बारे में, लेकिन विद्यार्थी टेक सेवी हैं, उनको पता था। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम जाते हैं गांव में, लेके जाते हैं अपने साथ पेन ड्राइव, बांट देते हैं लोगों को स्कूलों के अंदर। तो कम से कम उन बच्चों को कंटेंट मिल गया तो अब थोड़ा पढ़ पाएंगे, टीचर उनको पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो वो बच्चे भी हमारे मेधावी बनेंगे, हो सकता है कल को मेरी क्लास में आ जाए। तो मतलब मेरा ये है कि ये प्रोजेक्ट था, दिस वॉज अ प्रोजेक्ट and was done by the students, and we should give such projects to the students which challenge them to become part of the larger society. सोसाइटी में कहाँ पर कौन बच्चा अटक रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ओपन सोर्स कंटेंट मारवाड़ी में, जोधपुरी लैंग्वेज में, बीकानेरी डायलेक्ट के साथ अगर हम पैदा करें तो बच्चों को आसानी होगी ना समझने में। कौन बनाएगा उनके लिए कंटेंट? आप तो जानती हो बच्चे उसको, इमरान को जिसने बहुत सारे ऐप बना दिए थे राजस्थान के अंदर ही, अलवर का है वो टीचर, संस्कृत का टीचर था, खूब सारे ऐप बना दिए उसके, वेब पे कितने सारे देशों में डाउनलोड होते हैं उसके ऐप, उसका जो कंटेंट है। तो ऐसा प्रयास हम हिंदी भाषा में, राजस्थानी भाषा में करेंगे अगर, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट को, जो एजुकेशन का किसी कंपनी बनानी है तो एजुकेशन के लिए प्रोजेक्ट दें, और बच्चे ना बनाएं उसके बाद में नौकरी कर लें, कोई शिकायत नहीं है। मौका दिया हमने आपको, 10-50 बच्चों को मौका देंगे तो 1-2 एंटरप्रेन्योर बनेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लोन लिया होता है तो वो लोन भरने के लिए उनको नौकरी करनी पड़ती है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपकी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बनेंगे बजाय मेरी इंस्टीट्यूशन की। ये हमारे यहाँ 20-20 लाख का लोन होता है, वो पहले लोन उतारेंगे, उसके बाद में वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं 4-5 साल के बाद। आपके यहाँ क्योंकि लोन कम है, फीस कम है, तो शायद जल्दी बन जाएंगे बच्चे, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा, मैंने एक पेज का असाइनमेंट भी उसका कंपाइल किया किताब में, आई लर्न वी लर्न, मैं आपको भेजूंगा उसको, देखिएगा प्लीज।
थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे समय की सीमा है, मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर एच.डी. चारण सर को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। क्वेरीज बहुत सारी हैं हमारे पास, हम डेफिनेटली काफी कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चर्चा करेंगे आपसे बाद में। प्रोफेसर एच.डी. चारण सर, आपको मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, ओवर टू यू। माननीय अनिल गुप्ता जी, पद्मश्री, और इस देश के इनोवेशन के माध्यम से हर विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए, और मेरे अजीज मित्र प्रवीण भंडारी जी, एक्स डायरेक्टर RTU कोटा और अपने आप में समाज सेवा में एक हमारे लिए सबके लिए उदाहरण के रूप में काम करते हुए, मेरे साथी भाईन सिंह और सारे फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थी, इस आज के इस काम को और बच्चों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज से जोड़ने के लिए लगे हुए सारी टीम, ममता पारिक, नीलम स्वामी, मदन सियाग और सारे अध्यापक, मुझे निश्चित रूप से इस विषय में इतनी सी बात कहनी है कि आज का ये जो सेशन है बहुत ही प्रेरणादायक रहा है और विद्यार्थियों को और मेरे शिक्षकों को नए सिरे से सोचने की और आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी। बहुत सारे उदाहरण के सामने रखा कि मैं जानता हूं, जैसे किरण जी ने बताया कि चिलेक्स के माध्यम से एक कोटा के एक व्यवसायी ने, जिसको हम ओरिजिनल घानी का तेल कहते थे, जिसमें सारे के सारे गुण रहते थे, ऐसे तेल की डिमांड है, सबको चाहते हैं, वो कैसे हो सकता है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उन्होंने किसी बड़े इंजीनियर ने नहीं किया इसका। ये जो उस मैकेनिकल काम करने वाले जो वर्कशॉप में काम करते थे, जो इस तरह की मशीन बनाते थे, उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया और निश्चित रूप से साधारण इंजीनियरिंग की जानकारी कहीं से हासिल की होगी। जैसी मेरी जानकारी है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कोई बड़े किसी संस्थान से, IIT से, NIT से या किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई प्रोफेसर या बड़ा विद्यार्थी आया हो, उसने किया हो। तो लगता है कि इनोवेशन कहीं से हो सकता है, उसका और बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, मैं समझता हूं कि एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे होंगे और इस माध्यम से बच्चों को और प्रोत्साहित कर पाएंगे कि बहुत से बच्चे जो गांव में रहते हैं लेकिन उनके आइडिया जो है उसको अगर टैप करके और सामने लाया जाए तो बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। हमने भी मैंने व्यक्तिगत रूप से सोच के ऐसा कुछ काम करने का सोचा है, कितना सफल होगा मैं नहीं बता सकता, कि मैं ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम को देखूं राजस्थान में, जहां से मैं बड़ा पला, तो या तो तालाब का पानी पीते थे, हमने तो बहुत कई वर्षों तक तालाब का पानी पिया। आज मैं सोचता हूँ तो बड़े मुश्किल है, जहाँ गाय पानी पीती थी वहीं का पानी इकट्ठा करके हम पीते थे, देखा हुआ मैंने, पिया हुआ भी है। या बरसात का पानी जो छत से इकट्ठा होता था, नीचे अंडरग्राउंड टैंक में टांके में भरते थे, उस पानी को 12 महीने तक ही पीते थे, या बावड़ी से निकाल के पीते थे। यानी बरसात से आने वाले एक एक बूंद के पानी को इकट्ठा करते थे, साल भर चलाते थे। अब जो नया वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम बना, जिसको सरकार प्रोत्साहित करती है कि अपने छत का पानी किसी पाइप के जरिए आप नीचे ग्राउंड में भेजें और उससे ग्राउंड का रिचार्ज हो, उनका कितना रिचार्ज होगा वो अलग कैलकुलेशन होता ही होगा, लेकिन क्या उस पानी को एज इट इज इकट्ठा करके जिस ट्रेडिशनल तरीके से हम उपयोग करते थे कि टांके में इकट्ठा कर लिया और उसको उपयोग किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, और कब तक किया जा सकता है, इसको जांचने के लिए मैंने मेरे इस कार्यकाल में सिर्फ 2 काम कराए हैं। एक कैफेटेरिया बनाया है, उसकी छत से जो पानी निकलेगा उसको एक टांके में अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा कर। 2 हॉस्टल है, उनके छत से जितना पानी निकलेगा उसको एक अंडरग्राउंड टैंक में, बड़ा टैंक है, हॉस्टल का पानी बहुत है, उसको इकट्ठा करा लिया है। जो पानी उससे निकलता है उसको मैं पी रहा हूँ, जो इकट्ठा के उसको मैं पी रहा हूँ, और मेरे घर में सभी लोग पी रहे हैं। मैंने उसके बीइंग ए सिविल इंजीनियर, उसके जितने भी पैरामीटर होते हैं, पीने के पानी के पैरामीटर होते हैं, पोर्टेबल वाटर के पैरामीटर होते हैं, उसको चेक कराया, वो ओके है। अब मैं उसको वीकली चेक करा रहा हूं, ये जानने के लिए कि कितने दिनों बाद ये पोर्टेबल नहीं रहता है, और जब उसमें कोई कमी है तो उस कमी को मिनिमम से कैसे दूर किया जा सकता है, इसका टेस्ट करने वाला। मैं जानता हूं कि किसी समय कुएं के पानी को ठीक करने के लिए लाल दवा डाली जाती, मैंने वो पानी भी पिया हुआ। तो इस पानी को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट, मिनिमम ट्रीटमेंट हो सकता है कि इसको उपयोग में लिया जा सकता है।
और कितने दिनों बाद ये पीने के लायक नहीं बचता है। जब पीने के लायक नहीं बचता है तो बहुत सारे उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं अपने लेवल पे इस विश्वविद्यालय में कर रहा हूँ, और उसका पानी सबसे पहले मैं अपने बाप को पी रहा हूँ, मेरे घर वाले पी रहे हैं। मैंने और लोगों को कहा कि चाहे तो पी सकते हैं, पर मेरे जो भी पास मिलने आता मैं उसको वही पानी पहले कहता हूँ और पिलाता हूँ। हम 2 काम प्रमुख रूप से कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं कि विद्यार्थियों में ये भावना जागृत करें कि वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज उससे बहुत अपेक्षा करता है। समाज में उसकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उस रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको भागीदारी को कैसे निर्वहन कर सकता है। इस भाव को एक एक विद्यार्थी को कोर्स के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से सिखाते हैं। और सिर्फ समाज में नहीं, अपने घर में, समाज में, जब समाज की मैं बात करता हूं तो संपूर्ण पर्यावरण में उसकी क्या भागीदारी बनती है और उस भागीदारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं। और इन 3 स्तर को जानने के लिए स्वयं में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या मैं शरीर हूं या सेल्फ हूं, इसको जानकारी करके इसको रिलीजियसली हम हर बच्चे तक पहुंचाते हैं। और अब कोविड के टाइम चूंकि ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन 5 दिन के वर्कशॉप के माध्यम से हमने 250 बच्चों से शुरू किया था, लेकिन उनके फीडबैक से हमको इतना प्रोत्साहन मिला कि अब तक हम 5000 प्लस बच्चों का ऑनलाइन वर्कशॉप इसी मानवीय मूल्यों के कि मैं क्या हूं, मेरी समाज में जिम्मेवारी क्या है, मैं क्या हूं, मेरी परिवार में जिम्मेवारी क्या है, समाज में जिम्मेवारी क्या है और प्रकृति के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, उसका निर्वहन कैसे कर सकता हूं, तर्क संगत आधार पे उसको सिखाया है। तो पहला ये काम कर रहे हैं कि वो ये समझे कि उसकी जिम्मेवारी क्या है और क्या करना है, यानी उसको इस काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी जिम्मेवारी के रूप में हम ये कर रहे हैं कि हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल खोला है। ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं लगभग ये भी उसी का हिस्सा है कि बच्चे अपने आसपास, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देखें कि इतनी सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान वो टेक्निक के आधार पर कैसे कर सकते हैं। हम माना वो बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल का काम करें, लेकिन सबसे पहले उनकी ये भी भागीदारी बननी चाहिए कि उनके आसपास जो भी समस्या है उसके बारे के समाधान के बारे में इंजीनियर होने के नाते, प्रोफेशनल होने के नाते क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उसी की कड़ी है कि हमने प्रोजेक्ट इनवाइट किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बताते हुए कि बहुत से बच्चों ने रेस्पॉन्स किया। पहली बार में लगभग 500 बच्चों ने रेस्पॉन्ड किया। मैं समझता हूँ कि उस जो 500 प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 500 बच्चों के मन में ये बात तो आई कि मैं इस समाज के लिए मुझे करना है। और ये हम सभी जानते हैं कि हर एक के मन में ये भाव रहता है कि वो कोई अच्छा ऐसा काम करे जिससे समाज उसको प्रोत्साहित करे, समाज को अच्छा बोले। ये सब में इनहेरेंट भाव है। मैं ये भी मानता हूं कि इस भाव में कोई ऐसा नहीं है कि समाज को कोई देने वाला, कोई दे रहा है, उसको खुद को इससे अच्छा लगता है, वो प्लेजेंट फील करता है, उसको खुशी मिलती है। तो हमने उसको इस डायरेक्शन में जोड़ने की कोशिश की है। इस बारे में मैं मेरे अध्यापकों का बहुत बड़ा काम मानता हूँ। मुझे बहुत गर्व है कहते हुए कि लगभग मेरे पूरे विश्वविद्यालय में 600 टीचर्स ने इस तरह की ट्रेनिंग की 8 दिन की कि हमारी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज में, परिवार में और प्रकृति के प्रति। और वही टीचर वापस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये मोटिवेशन का काम नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम। और उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं खुद 8 दिन की इस तरह की ट्रेनिंग करके आया, ताकि मैं दूसरों को कह सकूं कि आप भी करें। मैं समझता हूँ पहला काम हमको उनका मन बनाने का काम कर रहे हैं। मन बनाने के बाद में जब उनको लगता है कि हमारे समाज के प्रति जिम्मेवारी है, तो समाज से जुड़ने का काम करते हैं। 2 काम हम प्रमुख रूप से कर रहे हैं, और उसी की कड़ी में आप सब लोगों से प्रोत्साहन की अपेक्षा करते हैं। इसलिए आपको हमने हमारे साथ आने के लिए निमंत्रण दिया, और आपने सहर्ष जो स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम हर जगह ये बात को बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अभी 2 तारीख को जब हमारा गवर्नर साहब ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तब भी हमने बताया कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण भंडारी जी हमारे एडवाइजर हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। तो हमको बताते हुए गर्व होता है कि हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं, तो हमें भी कोई न कोई उन्होंने क्वालिटी देखी होगी तब जुड़े। तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो भी उन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा, निश्चित रूप से हमको उसको बनाए रखना है। सिर्फ बनाए नहीं रखना है, उसको और आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि मेरे सारे टीचर इसी भाव से, इसी तरह से काम कर रहे हैं। ये मैं छोटा सा जो काम मेरे विश्वविद्यालय का देखता हूँ, जिसको मैं सब जगह बताना भी चाहता हूँ। और जैसा अभी विद्यार्थी ने कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि टीचर और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ा आधार। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है। हो सकता है नई एजुकेशन पॉलिसी उस डायरेक्शन में काम करे, लेकिन मैं उसमें भी एक चीज महत्वपूर्ण देखता हूँ कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्रियान्वयन होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी टीचर है। टीचर को अपने आप को बदलना होगा,
उसको अपने आप को, कंडक्ट को बदलना पड़ेगा, आचरण को बदलना पड़ेगा। जब तक उसका आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका किया हुआ व्यवहार, उसका किया हुआ काम वो शुद्ध नहीं हो सकता। वो शुद्ध नहीं हो सकता तो उसकी स्वीकार्यता नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि इसी डायरेक्शन में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय 2 साल पहले से ऐसा काम कर रहा है कि टीचर अपने कंडक्ट के आधार पर भी साबित कर सके मेरा विद्यार्थी के साथ रिश्ता क्या है। मैं इतनी बात करके आपका एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और अंत में प्रणाम करता हूँ कि आप हमको इस तरह से प्रोत्साहित करते रहें, निश्चित रूप से समय दें। मेरा काम है विद्यार्थियों को आप तक पहुंचाना और आपका काम है उन विद्यार्थियों को इतना प्रोत्साहित करें कि वो पूरे जीवन में एक दिशा लेके निकले, कि उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा काम है और उनमें अथाह शक्ति भी है, उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। इस पोटेंशियल को जागृत करना, उनको ये भाव देना कि वो कर सकता है। मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि अपने समाज में तो ये कहा गया है कि भगवान तो इंसान के अंदर बैठा है। मुझे लगता है जब ये कहते हुए ये भाव रहा कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि भगवान के बराबर हो सकता है। और बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन लोगों ने आम आदमी की तरह जन्म लिया और अपने आप को महापुरुष साबित किया। वो साबित करने निश्चित रूप से अंदर उनको जो शक्ति थी उन्होंने जागृत किया। तो मुझे लगता है कि इस फिलोसॉफी के साथ हर विद्यार्थी को ये भाव देने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, डायरेक्शन देने की हमारी जिम्मेवारी है। इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और समय की सीमा को देखते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ती हूँ कार्यक्रम के। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अनिल गुप्ता सर की, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, और प्रवीण भंडारी जी की, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और सर, जैसे एक बच्चे को बहुत पेरेंटिंग की आवश्यकता होती है और देखरेख की जरूरत होती है, वैसे ही क्योंकि हमारा इनोवेशन सेल इनिशियल स्टेज पे है, तो हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमारे साथ बराबर बना रहे और आप भी यही सोच के कि हम एक बच्चे हैं और हमारी जो शुरुआत है उस तरीके से ही कराएं, और आप कराते भी रहे हैं। आप दोनों से ही प्रार्थना है कि भविष्य में हमारे साथ बराबर जुड़े रहें और हमारा मार्गदर्शन और हमारे विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन करते रहें। और मैं सभी की आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर एच.डी. चारण सर की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आपस में लेन देन नहीं कर दिया। जी सर, जी। और सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद। मैं ये जानकारी बताऊं सर, कल के प्रोग्राम में हमने गुजरात विद्यापीठ से बुलाए हैं प्रोफेसर, जो निश्चित रूप से जो रियल में इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको बुलाया कल के प्रोग्राम में। और शिक्षा संस्कृति न्यास दिल्ली से अतुल भाई कोठारी को बुलाया है, जो शिक्षा में आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे तो हम अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हैं करने की। बस आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोठारी जी के घर से बुलाइएगा संदीप को या किसी को। उमल कोठारी जी ने राजस्थान की डेजर्ट म्यूजियम बनाया है और लोक कथाओं का बड़ा अच्छा संकलन किया, आप जानते होंगे शायद। जानता हूं मैं। हाँ, तो उनका भी कभी बात करेंगे, उनके बच्चों से बात कर दीजिएगा। जी जी, मैं जोधपुर के रहने वाला सर। अच्छा, तो आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सर। प्रवीण जी, ये चर्चा जारी रहेगी। आज इतनी करेंगे, फिर आगे जारी रहेगी। लक्ष्मण सर, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कर दें। प्रवीण जी, आज चर्चा इतनी रखते हैं, आगे जारी रखेंगे। माइक म्यूट प्रवीण सर, माइक म्यूट है सर आपका। आपने जितनी भी चीजें कही मैंने नोट कर ली है, और इसको और विस्तार करने के लिए चर्चा और जारी रखेंगे। आज तो यही संपन्न कर रहे हैं, लेकिन आगे जारी रखेंगे। बच्चों के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं ऑडियंस को, वो टोटली मैं पसंद करता कि मैं वहाँ आकर के करता हूँ। बहुत अच्छा। एक मिनट लक्ष्मण सर, सभी माइक म्यूट कर दीजिए, प्रवीण सर की आवाज नहीं आ पा रही। हेलो, इज इट बेटर नाउ? जी सर। हाँ, ट्रिपल आईटी जबलपुर के लिए कुछ मैंने मॉड्यूल्स बनाए थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस के बारे में, पर वो उसकी इफेक्टिवनेस तब है जब मैं रूबरू बात करूं बच्चों से, है ना, बच्चों से या फैकल्टी से। तो
भगवान करेगा कभी ऐसा मौका भी मिलेगा कि विल बी देयर। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। चारण सर माइक अनम्यूट कीजिए सर। जब तक वो मौका नहीं मिलेगा तो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को जीना है। हमारा जीवन भी पहले जैसा नहीं चल रहा है, पर जीत तो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी इस काम को चलाना है, और मौका तो मिलेगा ही, निश्चित रूप से मिलेगा, तब इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।